इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट हम बात कर चुके थे ऑलरेडी, और उसके साथ में हमने प्रोपोफॉल स्टार्ट कर दिया था। तो रिमेनिंग जो ड्रग्स है उनको कंप्लीट करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। प्रोपोफॉल की हम बात कर रहे थे। प्रोपोफॉल इज अ व्हाइट मिल्की ड्रग, जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था। इट्स अ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग, डोज डिपेंड इफेक्ट होता है सेडेशन और उसके साथ में हिप्नोसिस जो ये प्रोड्यूस करता है, सो वो भी हमने बात किया। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो प्रोपोफॉल इज है कौन से टाइप का ड्रग है, किसको इनहिबिट करता है? गाबा को स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट नहीं करता है। सो गाबा को तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और उसके साथ में जो आपका एनएमडी है, विच इज विच टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी पर किसका टाइप है, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का जो सब टाइप है एनएमडी है, उसको ये ब्लॉक करता है, क्योंकि एक टाइप का ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक को स्टिमुलेट करेगा और एक को आपका इनहिबिट करेगा। देन उसके बाद प्रोपोफॉल की कंपोजिशन हमने बात करी, थिक सॉल्यूशंस होता है बहुत कुछ इसके अंदर, सोयाबीन ऑयल, आपका ग्लिसरॉल, एक फॉस्फेट, बहुत सारी थिंग्स आपको मिलती है। देन नेक्स्ट आज जो हम बात करेंगे वो है इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर ड्रग का इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो सिस्टम वाइज वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये कौन सा इफेक्ट देता है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। डोज डिपेंडेंट इफेक्ट मींस अगर आप लो डोज प्रोवाइड करेंगे तो इफेक्ट जो है ड्रग का वो कम होगा, और ज्यादा डोज देंगे तो इफेक्ट ड्रग का ब्रेन के अंदर ज्यादा होगा, जिसको हमने अलग अलग स्टेज में भी लिखा था मैंने। सबसे पहले हिप्नोसिस, जहां पे पर्सन का ब्रेन कंप्लीटली रिलैक्स है बट स्लीपिंग स्टेट नहीं है। सेकंड हमने बात किया सेडेटिव या सेडेशन, सेडेटिव स्टेज, यहाँ पे पर्सन किसमें चला गया, स्लीप के अंदर, नींद आ गई पर्सन को, तो वो कौन सी स्टेज है, सेडेशन। देन उसके बाद एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में पर्सन स्लीप स्टेट में है, यहाँ पे भी स्लीप में है और यहाँ भी स्लीप में है, यहाँ पे नींद में उठा सकते हो आप, अगर आप थप्पड़ मारोगे जाके तो पर्सन उठ जाएगा, जैसे आप लोग रात को सोते हो तो आप इसमें सेडेटिव फेज में, और आपको कोई भी आके थप्पड़ मारेगा ना उठ सकते हो, वो है सेडेशन। लेकिन जब हम एनेस्थीसिया में बात करें तो पर्सन वापस, जब तक ड्रग का इफेक्ट रहेगा तब तक वो वापस उठेगा नहीं, ही कांट एबल टू वेक अप, उठ नहीं पाएगा। सो वो कौन सी स्टेज है, एनेस्थीसिया। और अगर आप किसी पर्सन को परमानेंटली सुला दे, यहाँ भी स्लिप है पर ये कौन सा हो गया, परमानेंट स्लिप, अब ड्रग बंद भी हो जाएगी तो भी वापस कभी नहीं उठेगा, तो है कोमा। सो ये कौन सी है, डोज के बेसिस पे ड्रग की स्टेजेस, हिप्नोसिस, सेडेटिव, एनेस्थीसिया एंड कोमा। तो इट प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के ऊपर इसका इफेक्ट, तो आंसर इज डोज डिपेंडेंट इफेक्ट करता है, और आपका जो इफेक्ट है वो ब्रेन को डिप्रेस करने वाला रहेगा बाय ब्लॉकिंग ग्लूटामेट और बाय स्टिमुलेटिंग गाबा। सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो मैंने इसके बारे में आपको एक साइड इफेक्ट बताया था, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोपोफॉल, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दैट इज क्या है, पेन। पता नहीं, मैं बता देता हूं फिर भी आप लोग गलती बताते हो। बताया तो था हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद प्रोपोफॉल। सो जब पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा तो उस कंडीशन में ब्रेन की ब्लड सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, कम होगी या ज्यादा? हाइपोटेंशन में ब्रेन में ब्लड जाएगा तो कम जाएगा या ज्यादा? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। और जब ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी तो सीएसएफ का फॉर्मेशन ज्यादा बनेगा कम, कम बनेगा, और कम बनेगा तो उस कंडीशन में आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो क्या होगी, ज्यादा या कम, कम हो जाएगी। सो वन इफेक्ट ऑन द ब्रेन इज इट डिक्रीज द आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है। सेकंड थिंग आईओपी, इंट्राऑकुलर प्रेशर, उसको भी क्या करेगा, सो बोथ प्रेशर विच इज रिलेटेड टू ब्रेन दैट इज आईओपी एंड आईसीपी दोनों क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इट रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको ऑलरेडी नॉन केस है, लाइक हाइड्रोसिफिलिस है या और कोई ऐसा पेशेंट जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम फर्स्ट चॉइस में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, प्रोपोफॉल, क्योंकि ये आपके आईसीपी को इंक्रीज नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा और आपकी हेल्प करेगा। सेकंड थिंग, इफ एनी पर्सन हु इज हैविंग नॉन केस ऑफ ग्लूकोमा, कोई भी पेशेंट एडमिट होता है वो किसका है, नॉन केस ग्लूकोमा का है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में हम प्रोपोफॉल प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो आईओपी को फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट, सो दिस इज इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो अभी बताया मैंने क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस वासोडाइलेशन एंड ड्यू टू वासोडाइलेशन इट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। सो बीपी कम हो जाएगा, उसके वासोडाइलेशन होने की वजह से, तो दो इफेक्ट इसके देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट भी हम बोलते हैं इसको, इट कॉज हाइपोटेंशन ड्यू टू पेरिफेरल वासोडाइलेशन। तो पेरिफेरल वेसल जब डायलेट होगी तो उससे बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है हाइपोटेंशन। सो जब भी प्रोपोफॉल हम इंफ्यूज कर रहे हैं या लगा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि पेशेंट का बीपी अगर एक्सेसिवली डिक्रीज्ड है, अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज बीपी हाइपोटेंशन है, तो उस पेशेंट को हमें प्रोपोफॉल यूज नहीं करना है, क्योंकि और फर्दर बीपी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपको इसके साथ करनी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीपी आपको कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग पेशेंट का करना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या देखने को मिल सकता है, क्या होगा, जब सेंट्री ब्लॉक हो गया तो रेस्पिरेटरी सेंटर भी क्या होगा, ब्लॉक होगा। सो इट मे कॉज ट्रांजिएंट एपनिया, ट्रांजिएंट मींस टेंपरेरी, ट्रांजिएंट मींस टेंपरेरी नॉट परमानेंट, ट्रांजिएंट मींस टेंपरेरी, कुछ टाइम के लिए, और वो टाइम कितना है, जब तक ड्रग का इफेक्ट रहेगा। सो टेंपरेरी एपनिया, इट डिक्रीज द एयरवे रिफ्लेक्सेस वेल। तो एयरवे रिफ्लेक्सेस के बारे में तो हमने पहले भी बात किया, मैक्सिमम अपर एयरवे रिफ्लेक्सेस को डिक्रीज करने वाली ड्रग, आंसर इज द प्रोपोफॉल। इसीलिए जब हम एलएमए इंसर्ट करते हैं, जब हम एटी ट्यूब डालते हैं या कोई भी लैरिंगोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं, तो हम सबसे पहले कौन सी ड्रग यूज करते हैं, प्रोपोफॉल।
So these are the various effect on our GIT, on our body systems. लिख लिया, मूव करें। मूव करें। The next is adverse effect of propofol. So most common is hypotension. क्यों होगा hypotension? The most common complication is hypotension. Yes, पिलर के पास में पीछे। हाँ, क्यों होगा hypotension? वैसोडाइलेशन कौन करेगा? कौन सी ड्रग? प्रोपोफॉल। जब हम पेशेंट को प्रोपोफॉल देंगे तो उससे क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा, उससे क्या होगा? बीपी आपका फुल हो जाएगा। हाँ जी, वैसोडाइलेशन होगा, उससे बीपी फुल हो जाएगा। कैसे? अरे आपको पूछा क्या है? आपको बताना है? बताओ, आप बताओ क्या बता रहे हो? पीछे कैसे फुल होगा बीपी? है आई थिंक वो पास वाले भी नहीं सुन रहे होंगे, इतना धीरे बोल रहे हो आप। हैं? अरे आप तो जोर से बोलो, आपकी जो वॉइस है लो पिच साउंड, फटी फटी आवाज होती है अपनी मेल की आवाज, और इतनी जोरदार होती है फीमेल की तरह हाई पिच साउंड, मीठी सुरीली आवाज नहीं है अपनी। आप तो जोर से बोलो। हैं? पता नहीं, ये शायद पंखा मुझे सुनने नहीं दे रहा होगा। हाँ बताओ। है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उससे बीपी कम हो। वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज होगा? है वेसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे बीपी बढ़ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन से। तो वैसे डायलेशन की हम बात करें ना, है क्या होगा? देखो जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में तो आना चाहिए ना, सिर्फ लिखने से क्या होगा? समझ नहीं आया तो फिर कैसे मजा आएगा? सो पेरिफेरल का मतलब किस बॉडी के किस पार्ट को पेरिफेरल पार्ट बोलते हैं? ये आपके हाथ और पैर है वो किस में आते हैं? पेरिफेरी में आते हैं। यहाँ की वेसल्स डायलेट हो गई तो सारा खून कहाँ आएगा? हाथ और पैरों में। तो जब वीनस रिटर्न की बात करें हार्ट में तो क्या होगा? जो वापस आना है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जमा हो गया। तो जब यहाँ नहीं आएगा हार्ट में तो बाहर भी कम निकलेगा, और कम निकले तो बीपी क्या हो जाएगी? तो ब्लड यहाँ भर जाने की वजह से बीपी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यहाँ क्यों भर रहा है? क्योंकि यहाँ की वेसल डायलेट होगी। किसने किया डायलेशन? प्रोपोफॉल देने से डायलेट हो जाती है। बैठ जाओ, चले आगे। बेसिकली इसको सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक को समझना है, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होने चाहिए। सिर्फ लिख के आप लोग भर के ले जाओगे। मैं 50% भी करेक्ट कर दूं जिनको नहीं पता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बोल रहा हूं। 50% को नहीं पता है कि पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होने से कैसे बीपी कम होगा, वो जस्ट लिख के जा रहे हैं। और आई थिंक ये तो सबसे सिंपल पॉइंट होता है नर्सिंग के अंदर या मेडिकल साइंस में कि बीपी कम हो रही है पेरिफेरल वेसोडाइलेशन से। बट नहीं पता है तो पूछे समझे, सिर्फ लिख के आप ले जाओगे, घर पे जाके रखने की कोशिश करोगे तो फिर वो तो एक कॉलेज में जहाँ पढ़ते हो वैसा ही कर रहे हो, उससे एग्जाम क्लियर करना इतना ईजी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं है, थ्योरी वही कोई काम की नहीं है। थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, बुक बड़ी बड़ी किताबें इतनी सारी है, बट उस किताब के अंदर यही वहां पर लिखा होगा एडवर्स इफेक्ट हाइपरटेंशन ये होगा ये होगा, कैसे होगा वही तो जानना है। बाकी मैं ये जो लिखा हुआ बुक में उसको रीड आउट करके मैं भी चला जाऊंगा, आप भी लेके चले जाओगे, तो फिर ऐसा तो आप घर से भी लिख के ला सकते हो ना। यहाँ क्यों बैठना फिर उसके लिए 4 घंटे बैठ के क्या करना फिर उसमें? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसकी वजह से आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है बट उसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट वहां नहीं लिखे हुए, वो हमें समझने पड़ेंगे यहाँ पे। तो चाहे छोटा सा हो या बड़ा हो, अगर नहीं पता तो पूछ ले, उसके लिए मना ही नहीं है कि पूछ नहीं सकते। आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं कैसे बताऊं? मैं चाहूंगी मैं सबसे पूछ के फिर मैं बताऊं, जैसे उनको बताया दूसरों को भी जाके बताऊं, वो तो फिर पॉसिबल नहीं मेरे पास भी ऑप्शन। आप में से कोई एक पूछेगा तो आई थिंक सबको पता चल जाएगा उस चीज के बारे में। तो जो नहीं पता है, चाहे वो छोटा सा भी पॉइंट हो, नहीं पता तो क्या करना है? पूछना है, क्योंकि बहुत सारे होंगे जिनको लगता है कि ये तो कॉमन चीज है, उनको आती है कि हाइपोटेंशन होगा, क्यों होगा वेसोडाइलेशन होगा। बहुत सारे जिनको लगता है ये बहुत बड़ी बात है, कैसे होगा वेसोडाइलेशन, क्या होता है, बहुत सारे को ये भी नहीं पता है कि भाई लास्ट अभी मैं खड़ा करके पूछूं तो बहुत सारे वेसोडाइलेशन क्या होता है ये नहीं बता पाएंगे। समझे? तो कॉन्सेप्ट तो आप ही को पूछने पड़ेंगे। भाई मैं तो 8 साल हो गए इधर इस बोर्ड पे पढ़ाते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइपोटेंशन का मतलब इनको पता होगा कि बीपी कम होना। अगर किसी को ये भी लगता है कि हाइपोटेंशन क्या नहीं पता तो उसका मीनिंग भी पूछ सकता है, क्योंकि मुझे एज ए मेरा माइंड इतना तो सोचता है कि भाई बीपी कम होना हाइपोटेंशन होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। यस, और वहां पे भी अगर कोई है जिसको नहीं पता तो क्या कर सकता है? पूछ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि शर्म करें या इनसे डरे कि इनसे पूछेंगे तो क्या होगा। लाइक अभी बहुत सारे, लाइक पिछली क्लास में एक वर्ड बताया था प्रोराइटिस, एंटीप्रोराइटिक ड्रग। मैं अभी 50 लोगों खड़ा करूं पोलो प्रोराइटिस का मतलब क्या नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे नहीं बता पाएंगे। मैं बोल रहा हूं अभी भी मैं खड़ा कर दूं एग्जांपल दे दूं, लेकिन किसी को क्या लिखना था लिख लिया सबने, एंटीबायोटिक ड्रग है। अब क्या है एंटीबायोटिक ड्रग? सो खुजली होना, हिंदी में बोलता है इचिंग होना, खुजली होना, दिस इज प्रोराइटिस, इचिंग करने वाली थिंग्स। तो ध्यान रखें, जो नहीं पता है पूछ ले। द नेक्स्ट वन इज एलर्जिक रिएक्शंस टू एग प्रोटीन। सो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनको एग प्रोटीन से एलर्जी है, एग से एलर्जी, अंडे से एलर्जी, अंडे के कंटेंट से एलर्जी है। जब हम बात करते हैं एलर्जी की तो एलर्जी के बारे में किसी को नॉन नहीं होता है, सारे पर्सन क्या होते हैं, एलर्जी कभी भी नॉन नहीं होती। आपके लिए एलर्जी जो होगी वो क्या रहेगी? हमेशा नॉट नॉन। लाइक मुझे किससे एलर्जी है मुझे क्या पता? लाइक अभी मुझे पूछ ले कि आपको अंडे से एलर्जी है, तो मेरे लाइफ में मैंने कभी अंडा खाया ही नहीं, अब मुझे क्या पता कि अंडे से मुझे एलर्जी है कि नहीं है? समझे? तो मैं तो ये बोलूंगा पता नहीं या नहीं, अब यही बोल सकता हूँ। अब नहीं बोल दिया तो फिर वो बोलेंगे कि आपको कैसे पता नहीं है, और मैं फंसा हुआ क्या मतलब आपने अंडा खाया था? मैंने तो हाथ नहीं लगाया कभी जिंदगी में। पर एलर्जी नॉट नॉन होती है कभी। सेप्टिक जोन, बाय द वे, अगर आपको कभी सेप्टिक जोन लगा ही नहीं पर आपसे पूछे कि सेप्टिक जोन से एलर्जी है तो आप कैसे बोलोगे नहीं है? कब बता सकते? जब एक बार लगा हो तो हम बोल सकते हैं कि नहीं है। तो
फर्स्ट टाइम जब एलर्जी का पता चलता है तो वो एलर्जी उससे पहले क्या होती है, हमेशा नॉट नॉन होती है. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को प्रोपोफोल लगाएंगे तो पता चल सकता है कि अंडे से एलर्जी है कि नहीं है, क्योंकि अंडा तो खाया नहीं है, तो फिर प्रोपोफोल से आप पता लगा सकते हो लगा के. तो एक की बात करें तो हमने कंपोजिशन पढ़ा था, याद है, एज एन इमल्सिफायर एक फॉस्फेटेट जो है वो हम ऐड करते हैं प्रोपोफोल के अंदर, और वो आपके ब्लड में जाएगा, और अगर एलर्जी है तो उस कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. तो अगर एलर्जी है तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं एलर्जी टू एग प्रोटीन. देन प्रोपोफोल कॉजेस पेन ऑन इंजेक्शन, बताया था लास्ट क्लास में. जब हम प्रोपोफोल की बात करें तो ऑस्मोलिटी बहुत हाई होती है, थिक ड्रग होता है, और उसकी वजह से जब भी आप आईवी पुश करेंगे या इंफ्यूजन लगाएंगे तो बहुत सीवियर पेन होता है, और इस पेन को रिड्यूस करने के लिए ऑलवेज गिव द प्रोपोफोल स्लोली. हमेशा क्या करना है, स्लोली देना है, और ड्रग देने के बाद इमीडिएटली आपको क्या करना है, फ्लश कर देना है. जब हम लगाएंगे प्रोपोफोल तो लगाने के बाद उसको इमीडिएटली क्या कर दो, फ्लश कर दो, तो वो डाइल्यूट हो जाएगी और उसका पेन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ड्रग को तो हम नॉर्मली डाइल्यूट नहीं करते, वो ड्रग डायरेक्टली लगाई जाती है, प्रोपोफोल लिक्विड फॉर्म आता है, डायरेक्ट लगाते हैं, उसमें एनएस नहीं मिलाना होता है. लेकिन लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर देंगे इमीडिएटली, जो जैसे आपका जो आईवी फ्लूइड लगा उसके 3 वे से हम लगाएंगे और फिर उसको बंद करके इमीडिएटली बोतल ऑन कर देंगे, तो उससे फास्ट फ्लूइड जाएगा, तो फ्लश हो जाएगा और पेन होने के चांसेस कम हो जाएंगे. और अदरवाइज हमने एक बात और भी पढ़ा था, याद होगा, हम कभी कभी क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकेन या जाइलोकेन 2% जो हमने पढ़ा था आईवी वाला, वो हम लगा देंगे बिफोर गिविंग द प्रोपोफोल. सो वेन क्या हो जाएगी, पैरालाइज नम हो जाएगी, और उसकी वजह से बाद में पेन नहीं होगा. तो दिस इज फॉर पेन. देन प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम. सो प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम की बात करें तो ये सिंड्रोम होता है डोज डिपेंडेंट, डोज डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट. इट मींस ये हर एक पर्सन में नहीं आएगा, ये उन्हीं पर्सन में आएगा जो इस क्राइटेरिया को मैच करेगा. हाई डोज, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, दो थिंग्स जो हम पढ़ेंगे इसमें. डोज की बात करें तो 4 mg पर केजी से ज्यादा अगर आपने डोज रखा, जो मैं भी लिखूंगा सारा, एंड अगर इसको लंबे टाइम तक आपने पेशेंट को दिया प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो फिर ये क्या कर सकता है पेशेंट में, दैट इज द प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम. तो इसकी बात करें, ये लिख लिया तीनों, बाकी ऊपर वाले तीनों लिख लिए. सो प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम क्या है, इसको पढ़ते हैं. तो पहला पॉइंट हो गया, प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द यूज ऑफ प्रोपोफोल फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऑफ पीरियड. और स्पेसिफिकली किसमें देखने को मिलता है, तो चिल्ड्रन एंड इन्फेंट. सो प्रोपोफोल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन इन स्मॉल चिल्ड्रन. अगर छोटे बच्चे या इन्फेंट है तो उसमें हम जो आपका नॉर्मल आपको लगाना है और सेडेट कर दिया और उसके बाद आप यूज कर रहे हैं, एक 1 mg 2 mg 3 mg आपने लगा दिया, बट कभी भी कंटीन्यूअस इन्फ्यूजन फॉर्म में लगाते हैं, हार्डली 5 mg पर आवर चला दो 24 घंटे के लिए. इन्फ्यूजन फॉर्म बच्चों में कभी भी हम यूज नहीं करते. इन्फ्यूजन इज ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट ओनली. डोज की बात करें, ओके पहले इसके सिम्टम आगे, पहले हम इसकी बात, ये इसकी बात करें पहले, डोज. सो इफ द डोज इज मोर देन 4 mg per kg per hour for greater than 48 आवर्स. सो हमने बात किया था डोज डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट. डोज टाइम, अगर डोज कितना है, मोर देन 4 mg पर केजी पर आवर, और उसके साथ टाइम कितना है, मोर देन 48 आवर्स, तो उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम. द पर्सन विल हैव द प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम. क्या देखने को मिलता है, जिसमें इतने सारे सिम्टम्स हैं. मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है मैं बताता हूं अभी, हाइपरकैलेमिया, रैप्डोमाइलिसिस, रीनल फेलियर, हेपेटोमेगाली, कार्डियक फेलियर, हाइपरलिपिडेमिया एंड एसिस्टोन. तो कुछ बेसिक चीजें जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब भी आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोपोफोल प्रोवाइड करेंगे तो पर्सन की बॉडी हटा दो उधर से, जब हम एक्सेस ऑफ प्रोपोफोल देंगे तो उस कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट आता है मसल, लिखा मायोलाइसिस. मायोलाइसिस मींस, मायो मींस मसल, लाइसिस मींस देन ब्रेक डाउन. सो एक्सेसिव अमाउंट कौन सी मसल है, रैप्डोमाइलिसिस. कौन क्या होता है, व्हाट इज रैप्डोमाइलिसिस, स्केलेटल मसल्स. इट्स अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स हम बोल सकते हैं, टाइप जो आपको मूवमेंट प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करती है. तो बेसिकली इन मसल्स का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. मसल्स टाइप ऑफ टिश्यू है, और टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है. जब सेल ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, तो सेल के अंदर हाईएस्ट अमाउंट क्या होता है, केटाइन की बात करें तो थोड़े दिन पहले पढ़ा है, केटाइन हाईएस्ट केटाइन, पोटेशियम. तो सेल का ब्रेक डाउन होगा तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा बॉडी में, इंक्रीज हो जाएगा. फर्स्ट जो हमेशा याद रखें, कभी भी सेल ब्रेकडाउन में पहला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है पोटेशियम का लेवल बढ़ना, क्योंकि सेल के अंदर हाईएस्ट अमाउंट क्या है, पोटेशियम. पोटेशियम ब्लड में आएगा तो ब्लड में क्या करेगा, हाइपर कैलेमिया. सो हाइपर कैलेमिया क्यों हो गया, लिखा है, समझ गए, हाइपर कैलेमिया. नेक्स्ट, अगर हम सेल ब्रेकडाउन की पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, सुना है. सो जब पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल क्या होगा, कम होगा. और पीएच का लेवल कम होना मतलब एसिडोसिस, और पोटेशियम मतलब कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक. मेटाबॉलिक, तो अगला सिम्टम क्या आएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं. तो यहाँ पे कहा गया, ये हो गया, ये मसल सबसे पहले ब्रेक हो गई, ये हो गया क्लियर. पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा बॉडी में, तो पोटेशियम को कंपनसेट करने के लिए कौन सा ऑर्गन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है, कंपनसेट करना मतलब उसको कम करने के लिए कौन काम करेगा, है लंग्स, लीवर, लीवर, लंग्स. सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो काम करेगा वो कौन है, किडनी. बता रही आप लोग कहां से क्या कॉन्सेप्ट कहां लगाते हो, क्या ले जाते हो, लीवर एंड लंग्स एंड कुछ भी. अरे पोटेशियम ब्लड में ज्यादा है तो बाहर कौन निकालेगा, किडनी निकालेगी. क्या सोचना है इसमें, द एल्डोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन योर ब्लड. एल्डोस्टेरोन जानते हो, रिलीज बाय कौन बनाता है एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, नहीं पता, किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड, सुप्रारीनल, किडनी के ऊपर, एड्रिनल, किडनी के ऊपर एड कर दो, दैट इज एड्रिनल. स्पेलिंग पढ़ा कभी एड्रिनल ग्लैंड का, ए डी आर ई एन ई एल, वैसे हम इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड.
लेकिन ये है क्या, एड रेनल किडनी, ये ऊपर एड कर दो, वो भी एड्रेनल या सुप्रा रेनल किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड। तो ये करती है एल्डोस्टेरोन का रिलीज। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है। तो जब भी बॉडी में सोडियम का अमाउंट कम होगा तो पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा, सॉरी सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा, और जब भी पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको बॉडी से आउट कराएगा। तो इन दोनों का मेंटेनेंस कौन कराता है, होमियोस्टेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एल्डोस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ RAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये हो गया किडनी। जब किडनी के पास बहुत ज्यादा पोटेशियम आएगा, सेल ब्रेक डाउन होती है तो एक्सेसिव अमाउंट में फॉस्फोलिपिड से बनी है सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फेट लिपिड बहुत ज्यादा आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा, तो उसको भी किडनी को आउट करना है। तो किडनी के ऊपर लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो ड्रग प्रोपोफॉल को भी किडनी को ही बाहर निकालना है। सारा इतना इफेक्ट आने से किडनी क्या हो जाएगी, डैमेज हो सकती है, और किडनी फेलियर, एक्यूट रीनल इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो किडनी फेलियर हो गया। अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से वर्क पे, कौन से ऑर्गन के ऊपर पड़ता है, तो कैल्शियम। और किडनी पे क्यों पड़ेगा, किडनी तो उसको बाहर निकलवा रही है, आपकी हेल्प कर रही है, जब नहीं होगा तो फिर हो जाएगी, वो बाद का बात है। लेकिन लेवल बढ़ते ही पहले किसके ऊपर इंपैक्ट आता है, तो कैल्शियम एंड पोटेशियम का लेवल बढ़ना मतलब सबसे बड़ी रिस्क हार्ट के ऊपर, वो बेचारा एरिथमिया में चला जाता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। तो अगला क्या लिखा है यहाँ पे, कार्डियक फेलियर एंड एसिस्टोल दोनों आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। हाइपरलिपिडेमिया, जब हम प्रोपोफॉल देंगे तो प्रोपोफॉल में क्या है, सोयाबीन ऑयल, कल तो पढ़ाया, ऑयल क्या है, लिपिड, और आप देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोपोफॉल दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सेकंड थिंग, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, सो फॉस्फेट तो वेस्ट बना देंगे, जो भी होगा लिपिड बच गया, लिपिड का अमाउंट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हाइपरलिपिडेमिया। सो हाइपरलिपिडेमिया, और कुछ बच गया, हो गए सारे। तो एक ही खेल है, बस इसको इससे कनेक्ट करो, बाकी सारे कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यस, और अपना कुछ भी नहीं है। क्या बचा है, हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली क्या होता है, हाँ वेरी गुड, हेपेटोमेगाली क्या होता है, लीवर एनलार्ज होता है। और वो हेपेटोमेगाली का मीनिंग होता है एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। क्यों एनलार्ज होता है, जब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब हो गया, तो इन्फ्लेमेशन हुआ ही नहीं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो है नहीं। लिपिड कहाँ डिपॉजिट होता है, फेट लिपिड एक्सेसिव कहाँ डिपॉजिट होता है, अगर एक्सेस अमाउंट है तो। फैटी लीवर सुना है, वो क्या होता है, फेट डिपॉजिट हो जाता है, और अगर लिपिड हो जाए तो लिपिड लीवर होता होगा। फेट और लिवर लिपिड अलग अलग होते हैं। तो जब यहाँ पे हम बात करें तो एक्सेसिव अमाउंट जब लिपिड हाइपरलिपिडेमिया होगा तो डिपॉजिट होता है लीवर में, और उसकी वजह से लीवर एनलार्जमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम, और इसका एक ही मैनेजमेंट है कि डोज को आपको इससे ज्यादा नहीं देना। और अगर आपको याद हो डोज, अगर आपने याद रखी हो तो आपने देखा होगा हमारी डोज कितनी थी, हाईएस्ट डोज कितनी थी, हाँ पढ़ने पलटो, हाईएस्ट डोज कितनी थी, एडल्ट का डोज कितना था 2.5, और बच्चों का 2.5 टू 3 और 3.5 3। तो हमारा डोज जो है नॉर्मल मैक्सिमम डोज से क्या है, कम है। वो कम क्यों रखा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी नॉर्मल डोज इज लेस देन एक्सेस डोज, इसलिए होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर आपने ज्यादा अमाउंट दिया तो ये होने के चांसेस क्लियर। नेक्स्ट नहीं लिखा, यस, सो दिस इज नोन एज प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। ये इतना ऑनलाइन वाले क्या पूछ रहे हैं, कल का फंडामेंटल का क्लास, फंडामेंटल क्लास कहाँ गया, कल नहीं हुआ था, बंद हो गया था। तो फंडामेंटल में सर ने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, पहले नर्सिंग प्रोसेस पढ़ाया, वाइटल साइन पढ़ा दिए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या पढ़ाया, पोजीशन प्लान, क्या, ओके ड्रेसिंग, वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस विद प्रोपोफॉल। अगर आप किसी पेशेंट को प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने। ओके, कल से तो आपकी छुट्टियां हैं 2 दिन की, तभी गांव जाएंगे ना, बिल्कुल होली खेले, बट सेफ होली खेले, अपने आप को एग्जाम देने के लिए सेफ रखे, बीमार नहीं होना है, और गर्मी रहना है, थोड़ा सा ऐसा कलर लगा लेना, हो गया बस, बाकी ज्यादा भूत बनने की जरूरत नहीं है। सो प्रिकॉशंस विद प्रोपोफॉल, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें इसके साथ में लेने हैं। सो प्रिकॉशंस में ऑलरेडी हमने बात किया, प्रोपोफॉल जो ड्रग है वो हाइपर ऑस्मोटिक ड्रग है, पेन करेगा, स्लोली देना है, हाइपरटेंशन कोज करेगा, वहां ध्यान रखना है, अंडे से एलर्जी है तो वहां ध्यान रखना है, याद है। उसके साथ में हमने बात किया इसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल एनवायरमेंट है, बैक्टीरियल ग्रोथ इज वेरी कॉमन। तो आपको इसके ऊपर वाइल पे लिखा था सिंगल पेशेंट यूज ओनली, एक वाइल एक ही पेशेंट के लिए, उसके बाद बच जाए तो डिस्कार्ड, या फिर आप ओपन ही वैसे करो कि आपको डिस्कार्ड ना, छोटे कम चाहिए तो छोटा ओपन करो, बड़ा चाहिए तो ज्यादा चाहिए तो बड़ा ओपन कर लो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको ओपन करना है, और इसको लंबे टाइम तक यूज नहीं करना। हाँ जी, ड्रिप में, ड्रिप में आप डाइल्यूट, ये आपका जो क्वेरीज क्वेश्चन जो है कि आप ड्रिप में डाइल्यूट करके दे देंगे तो आपका जो रिकमेंडेड डोज है वो पेशेंट को नहीं मिलेगा। हाँ मैं, हाँ वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप दे सकते हैं ड्रिप में, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज हमें चाहिए, लाइक ओटी के अंदर क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे हम मल्टीपल ड्रग्स यूज करते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स। लाइक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, प्रोपोफॉल इज द बेस्ट ड्रग फॉर सुसाइड विदाउट एनी पेन, दिस इज द बेस्ट ड्रग। कैसे बेस्ट ड्रग होता है, तो हाँ एक लाइक एक हमारे एक जेआर था यहाँ पे, जेआर था, ऐसा था पता नहीं क्या था, जेआर था आई थिंक, सो आई थिंक ही इज सफरिंग विद अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी, सो ही अटेम्प्टेड फॉर सुसाइड फॉर आई थिंक 6-7 टाइम्स, बट एक भी बार वो बना नहीं। एवरी टाइम ही यूजेस प्रोपोफॉल, वो क्या करता था कि आज सुसाइड करना है, मन हो रहा है, इच्छा हो रही है,
तो वो घर जाने से पहले हॉस्पिटल से एक 100 ml का एनएस का बोतल, एक आईवी सीट, एक आईवी कैनुला और एक साथ में प्रोपोफॉल। आईवी कैनुला किससे लगवा लिया होगा, पहले ही लगवा लिया, जहां भी उसको इमरजेंसी जहां भी इससे लगवा लिया, बीमार हो रहा थोड़ा लगाना लगा तो लगा दिया। घर गया, हॉस्टल में गया या जो भी उसका घर था वहां गया, वहां जाने के बाद गेट को ओपन, मतलब लॉक नहीं करेगा, ओपन रखेगा ताकि कोई बचा रहा है तो खोल सके जल्दी से। देन उसके बाद ही यूजेस फेसबुक लाइव फर्स्ट, फेसबुक से लाइव करेगा कि अभी मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। सो जब लाइव कर दिया तो कोई देख लेगा, क्योंकि सब भोगते होते, भाई होते सब स्क्रॉल कर ही रहे होते हैं, तो अच्छा सुसाइड करने जा रहा है, तो उसके स्टार्ट करने से पहले लोग आ जाते थे बचाने के लिए उसे। तो वो जस्ट क्या था, उसका अटेंशन सीकिंग था। लेकिन जब प्रोपोफॉल की बात करें तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए प्रोपोफॉल के साथ में कि लोग रात को प्रोपोफॉल का ड्रिप लगा के सो जाते हैं और उसके बाद सुबह नहीं उठते, क्योंकि होल नाइट प्रोपोफॉल चलेगा तो उससे सेडेट हो जाएंगे, और सेडेशन जितना प्रोपोफॉल जाएगा उतना डीप होता जाएगा, और पर्सन जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से उसकी बिल्कुल विदाउट एनी पेन, उसको पता भी नहीं चलेगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए तो हम दे सकते हैं, बट उस डोज को बॉडी में पहुंचने के बाद हमने देखा कि इसका जो मैक्सिमम हाफ लाइफ है वो कितना है, 3 to 5 मिनट हम निकल देगा था। सो आप अगर डाइल्यूट करके देंगे 500 ml में, अगर आपने 10 mg 100 mg भी डाला तो डाइल्यूशन के बाद बहुत कम हो जाएगा डोज, और इसकी वजह से उसका इफेक्ट बहुत कम आएगा और 5 मिनट में तो खत्म भी हो जाएगा। सो 40 ml क्यों दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम एक के साथ दूसरे ड्रग यूज करते हैं, तो उससे एक ड्रग काम नहीं करेगी, वो कम करेगी तो दूसरा मिलकर ज्यादा कर देगा, तो दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट आपको वैसा इफेक्ट नहीं आएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। आपको इसका इफेक्ट इमीडिएट चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अगर आप डाइल्यूट करके दोगे तो इमीडिएट नहीं आएगा, वो स्लोली इफेक्ट आएगा और कंटिन्यूस इफेक्ट आएगा, जब तक चलता रहेगा तब तक इफेक्ट होता रहेगा। सो दिस इज डाइल्यूशन जिसकी हम बात करें, बट पेन नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया ड्रग को डाइल्यूट। तो मैंने वही बोला कि हम डाइल्यूशन ओटी में भी हम डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं हम पहले इंजेक्शंस लाइक 100 ml का एक्सटेंशन होता है, फिर आईवी सीट लगाते हैं, सो बीच में एक्सटेंशन से हम पाइप में ड्रग भर देते हैं, फिर वो ड्रग जाएगा पीछे से हम फ्लो स्टार्ट कर देंगे, तो क्विकली वो ब्लड में जाते ही डाइल्यूट होकर पेन को रिड्यूस करेगा। हम आउटसाइड अगर डाइल्यूट कर देंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सो प्रिकॉशंस में टू बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया, अभी बताया मैंने ऑलरेडी, अगर पेशेंट का बीपी एक्सेसिवली फॉल हो रखा है तो उसमें हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि और ज्यादा क्या करवाएगा, हाइपोटेंशन कराएगा। प्रोपोफॉल बीइंग अ लिपिड सॉल्यूशन एंड इज ससेप्टेबल टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो वाइल है उसकी अगर हम बात करें तो एक बार जो आपने इंजेक्शन प्रिपेयर कर लिया उसको हम 12 आवर्स से ज्यादा यूज नहीं करते। जो भी आप इन्फ्यूजन बनाएंगे तो दैट इन्फ्यूजन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 आवर्स, एंड द वाइल व्हिच यू ऑलरेडी ओपनड दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 आवर्स। वाइल को 6 घंटे में खत्म करना है। अगर सीरीज में आपका इन्फ्यूजन चल रहा है तो कितने घंटे तक चला सकते हैं आप, 12 आवर्स तक। उसके बाद उसको क्या करना है, बच गया तो डिस्कार्ड करना है। सो द ट्यूबिंग और एनी अनयूज्ड पोर्शन ऑफ प्रोपोफॉल इंजेक्टेबल इमल्सन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 12 आवर्स। जो सीरीज में बच गया और जो ट्यूबिंग जो लगा रखी है, पीएमओ लाइन जो लगा रखी है, वो आपको कितने घंटे बाद स्टार्ट करनी है, 12 आवर्स। ओपन वाइल शुड यूज्ड विद इन 6 आवर्स। तो वाइल ओपन करने के बाद रख दी आपने, एक इंजेक्शन लगाया उसमें से और बच गया, अब पड़ा है 6 घंटे से ज्यादा हो गया, तो उसको 6 घंटे बाद क्या करना है, डिस्कार्ड। अब उसको यूज वापस नहीं करना। इसलिए रिकमेंडेड यही होता है, ये अलग अलग एमएल में अवेलेबल होता है, 2 ml एम्पूल अवेलेबल होता है, 10 ml 20 ml और 50 ml की वाइल अवेलेबल होती है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे पेशेंट को 10 ml चाहिए होगा तो आप 10 ml वाला ओपन करें, 50 ml चाहिए तो आप 20 ml वाला ओपन कर ले। अगर आपको सिर्फ 2 ml चाहिए और आपने 50 ml वाला ओपन कर लिया, 50 ml वाला खोल के उसमें 2 ml लेके बाकी को रख दिया, कल यूज कर लेंगे, तो फिर उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर? यस, वो करें। ये चॉकलेट खा के इधर कचरा कौन करता है, कौन से सर, श्री सर, लिखिए। सो ये ड्रग साथ कंप्लीट कर देंगे तो हमारा जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट और जनरल एनेस्थेटिक एजेंट दोनों कंप्लीट, आईवी और इनहेलेशन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और एनेस्थीसिया भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ और टॉपिक जो हम पढ़ेंगे और एंड करते हैं इमरजेंसी नर्सिंग को। ठीक लिया, मूव करें। यस, लिख लिया। मूव करें। द नेक्स्ट अबाउट द प्रोपोफॉल इज अबाउट एग एलर्जी। सो उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा ही नहीं तो आप लिख लो, आगे लिख लो। एग एलर्जी वैसे लिखा था, पहले आया था, थोड़ी देर पहले लिखा था हमने साइड इफेक्ट के अंदर एलर्जी टू एग वाले में। तो ध्यान रखना है, अगर पेशेंट को नॉन केस ऑफ एलर्जी टू एग है तो उसमें प्रोपोफॉल यूज नहीं करना। नॉट नॉन है तो फिर तो पता नहीं, वो लगाने के बाद ही पता चलेगा, बट अगर ऑलरेडी पेशेंट क्या है, नॉन है, तो क्वेश्चन आता है कि प्रोपोफॉल लगाने से पहले आपको क्या हिस्ट्री करेक्ट करनी है, एलर्जी की हिस्ट्री। तो आंसर इज एग एलर्जी, एग प्रोटीन एलर्जी तो नहीं है, उससे आपको करेक्ट करना है हिस्ट्री में। तो ये होता है प्रोपोफॉल एंड। अगला ड्रग हमारे पास है कीटामाइन। मिडास, मिडास कोई ड्रग है? मिडास किसमें आती है, मिडास कौन सी ड्रग है, सेडेटिव ड्रग है। मिडास है क्या है? मतलब मिडास ऐसा नाम फेमस कर दिया, मिडास। मिडास तो ड्रग होती भी नहीं, पहली बात तो। जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, कॉलगेट दे दो, फिर वो भी पूछता है कौन से वाला, पेप्सोडेंट। पूछते क्या हो, कॉलगेट दे दो, कौन सा वाला क्लोजअप। तो कॉलगेट क्या है, कॉलगेट क्या है, कॉलगेट कोई पेस्ट का नाम है, एक टूथपेस्ट है, तो जाके उसको बोलो टूथपेस्ट दे दो, कॉलगेट दे दो। कॉलगेट इज ब्रांड नेम, ये कोई पेस्ट नहीं है। जैसे नहीं पेस्ट का नाम, सबका नाम कॉलगेट होता है। क्लोजअप ला रहे तो भी कॉलगेट दे दो, कौन सा वाला क्लोजअप वाला, कॉलगेट दे दो, पेप्सोडेंट वाला कॉलगेट दे दो, क्योंकि ये फेमस हो गया कि पहले यही था, तो सबके नाम पे क्या आ गया, कॉलगेट हो गया। वैसे ही मिडास, मिडास मिडास तो होता ही नहीं है, ना तो उसका ब्रांड नेम होता है और ना ही इसका केमिकल है, जो केमिकल नेम हम बात करते हैं वो भी नहीं होता मिडास। वो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिडाजोलाम। मिडाजोलाम बड़ा है इसलिए मिडास रख दो, मिडास दे दो। जिसने भी पहले बनाया मिडास वो सबसे मिडास हो गया, सब मिडास मिडास। मिडास है क्या ये पता ही नहीं किसी को, कौन सी ड्रग है मिडास। हाँ मिडाजोलाम वो कौन सी ड्रग है,
है एंटी एंजाइटी है? नहीं है, मना कर दो आप, तो नहीं है एंटी एंजाइटी है? सो मिडाजोलम इज it's a type of drug which is known as anti-anxiety group of drug. There are two types of anti-anxiety drug: benzodiazepines and barbiturates. Midazolam is a benzodiazepines. Benzodiazepines के अंदर आती है आपकी मिडाजोलम, अल्प्राजोलम और अदर जो लाम पाम वाली होती है, इट्टीजेपाम, निटीजेपाम, क्लोजापाम नहीं सॉरी लोराजेपाम। सो ये जो ड्रग्स होती है सारी किसमें आती है? बेंजोडाइजेपिन्स। और बार्बिटुरेट सारी बार्ब ड्रग, फिनोबार्बिटॉन्स, एमोबार्बिटॉन, सेक्रोबार्बिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन, थियोपेंटोल सोडियम, ये सारी है आपकी बार्बिटुरेट। और ये सारी आपको पढ़ाएंगे कौन? श्री सर पढ़ाएंगे साइकेट्रिक में, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स है। और एंजाइटी कौन पढ़ाते हैं? सर। एंजाइटी जानते हो? बस माइल्ड लेवल की एंजाइटी रखे रखो ब्रेन में, मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, लर्निंग अच्छी रहेगी, और बस पढ़ते रहो। एंटी एंजाइटी हो या कोई एंजाइटी ड्रग्स जो है, या फिर अदर एंटी साइकोटिक है, या फिर मूड स्टेबलाइजर है, वो सारी सर पढ़ाएंगे आपको। लिथियम जो भी है, मैं उसमें अपना हाथ नहीं डालूंगा। मैं पहले पढ़ाता था जब मैं साइकेट्रिक पढ़ाता था, अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चले आगे। फिर वो बहुत पुराना चैप्टर हो गया, जब साइकेट्रिक की बात करें तो बहुत पुराना हो गया, अब नहीं रहा वो चैप्टर। और मेरे को पढ़ाई में भी हो गए 4 साल, आई थिंक 4 साल पहले मैंने यहाँ पढ़ाया होगा इस प्लेटफॉर्म पे, पुराने वाले इंस्टीट्यूट में, जब हम पाउटा में थे, तब वहाँ पे स्टार्टिंग से मैं ही पढ़ा रहा था। जब से सर आए हैं, आई थिंक 2020 में आए थे सर, तब से सही पढ़ा, 21 में कोविड के बाद से सर पढ़ाते हैं, तो अभी सही पढ़ाएंगे। यस, मेरे पास वैसे बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाऊंगा तो भी टाइम कम पड़ेगा, वैसे भी टाइम है नहीं अपने पास। कीटामाइन, क्या कीटामाइन? कीटामाइन इज a sedative drug most commonly used for pediatric, not cardiac. Cardiac का कल तो बताया था, कार्डियक पेशेंट है तो मोस्ट स्टेबल ड्रग इज इटोमिडेट। कार्डियक पेशेंट में सबसे बेस्ट ड्रग यूज करनी इटोमिडेट, क्योंकि प्रोपोफॉल क्या करता है? हाइपरटेंशन करके हार्ट को फेलियर कराएगा, अभी बताया ना, तो इसलिए बेस्ट ड्रग फॉर कार्डियक पेशेंट इज इटोमिडेट। क्यों है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। सो पीडियाट्रिक पेशेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग कीटामाइन। कीटामाइन क्या है चलिए। सो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर, जब इनको ब्लॉक करेगा, कौन सा रिसेप्टर है ये? न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी जो रिसेप्टर है या न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको ब्लॉक कर दिया तो ब्रेन क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट बंद हो जाएगा, और एक्साइटमेंट बंद मतलब कंप्लीटली इनहिबिशन या सैटिस्फैक्शन हो जाएगा। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ ड्रग एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर या एनएमडीए इनहिबिटर, कीटामाइन। और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो हमने कल बात किया। कीटामाइन की बात करें, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट कीटामाइन के बारे में जो आज हम बात करेंगे। कीटामाइन प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंट ऑफ ऑल बॉडी प्रेशर्स। बॉडी में जितने भी प्रेशर होते हैं, कौन कौन से प्रेशर होते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर, ये थोड़ी देर पहले पढ़ाए दोनों, इसलिए ये दो होते हैं। ब्लड प्रेशर भी तो होता है, प्रेशर नहीं होता है वो, सीवीटी प्रेशर, और जो भी प्रेशर होता है एक्सेप्ट मॉर्निंग प्रेशर, वो सारे प्रेशर को क्या करता है ये? मॉर्निंग का प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता है, कीटामाइन लगा देते हैं, मॉर्निंग प्रेशर बढ़ जाएगा। सो चलिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम मैंने लिखना है, वो लिखा है एनएमडी को ब्लॉक करता है, उससे ग्लूटाम एक्साइटेटी बढ़ जाएगा, वही सेम है। यूजेस डोज एंड रूट। सो यूजेस की बात करें, इट मे बी गिवन वेरियस रूट लाइक आईवी, आईएम, ओरली, इंट्रानेजली और एपिड्यूरली। जैसे हमने प्रोपोफॉल की बात किया, तो प्रोपोफॉल सिर्फ एक ही रूट था, वो कौन सा था? आईवी रूट, बाकी रूट में वो एब्सॉर्ब ही नहीं होता है। बट दिस कैन बी गिवन थ्रू वेरियस रूट्स। आप इसको आईवी पे लगा सकते हैं, आप इसको मसल्स पे लगा सकते हैं, टैबलेट्स ओरली या लिक्विड फॉर्म ओरली दे सकते हैं, स्प्रे फॉर्म आता है नेजल दे सकते हैं, और एपिड्यूरल हमने पढ़ा था, उसमें भी हम इसको दे सकते हैं पेन या सेडेशन के लिए, पेन को कम करने के लिए। फॉर इंजेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया 1 to 2 mg per kg आईवी, ऑनसेट 30 to 60 सेकंड। प्रोपोफॉल का ऑनसेट, प्रोपोफॉल कितने टाइम में ऑनसेट देता है? 3 to 5 इज अ हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। वो उसका ऑनसेट नहीं था, उनका एक्शन टाइम था, और ऑनसेट इज विद इन 40 सेकंड्स। आपको क्या मिल जाता है? उसका एक्शन आ जाता है। यहाँ पे 30 to 60 सेकंड में एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेटाबॉलिज्म अकर्स इन लीवर एंड एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। किडनी से क्या करेगी? एक्सक्रीट आउट कर देगी। चलिए, इसके मेन इंपोर्टेंट जो है वो साइड इफेक्ट, जिस पे आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पढ़ते हैं, और प्रेशर्स की जो हम बात करते हैं उनको समझते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी गिवन विद वेरियस रूट, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, ओरली, नेजली, एपिड्यूरली, इंट्राथिकल, सारे रूट में दे सकते हैं इसको। और सबसे कॉमन हम किसमें यूज करते हैं इसको? बच्चों के अंदर, पीडियाट्रिक पेशेंट में, बिकॉज़ इन पीडियाट्रिक इफ वी आर यूजिंग प्रोपोफॉल देयर आर टू प्रॉब्लम। वन इज प्रोपोफॉल कॉजेस प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम, रेटिना भी बच्चों में कोज करता है, इन्फेंट में करता है। सेकंड थिंग, इट कैन प्रोड्यूस हाइपरटेंशन, और वो बच्चों में हाइपरटेंशन होना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोनों वजह से हम प्रोपोफॉल प्रेफर नहीं करते, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? कीटामाइन। ये बीपी को बढ़ाता है, तो बच्चों में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हाइपरटेंशन वाले आएंगे नहीं। और एक इसका प्रॉब्लम है जो अगली स्लाइड पर हम पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू बी, ये नहीं लिखा, लिख लिया? पॉइंट्स टू बी रिमेंबर विद कीटामाइन। कीटामाइन के साथ कुछ दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। क्या है दो पॉइंट? देखो, द फर्स्ट पॉइंट इज कीटामाइन प्रोड्यूसेस हैलुसिनेशन एंड इंक्रीज सिक्रेशंस। तो दो प्रॉब्लम, पेशेंट को आपने इंट्राऑपरेटिवली कीटामाइन लगाया, पेशेंट आपके पास पोस्ट ऑप में आ गया, और पोस्ट ऑप में आने के बाद बोल रहा है, वो सामने खड़ी है, कौन खड़ी है? वो देखो, गुलाब लेके है, और आज होली है, नहीं वो सामने खड़ी है गुलाब लेके, उसको पता नहीं क्या दिख रहा है। सो पर्सन को प्रॉब्लम क्या हो रही है? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में द पर्सन विल हैव हैलुसिनेशन रिएक्शंस, साइकोलॉजिकल साइकोसिस आपको देखने को मिल रहा है। हैलुसिनेशन हो रहा है, हैलुसिनेशन तो जानते हो ना? हैलुसिनेशन इज द जब भी आप लोग ये फॉल्स परसेप्शन बोलते हो, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
हमेशा याद रखना है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मोबाइल है तो सही है या गलत है, फॉल्स है, राइट, ट्रू है, फॉल्स है। अभी मैं बोलूं कि ये रिमोट है, मेरे हाथ में क्या है, रिमोट है, फॉल्स है या ट्रू है, कहां फॉल्स है, रिमोट है ना, ये फॉल्स है ना ट्रू है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में, कुछ है ही नहीं, तो वो गलत कैसे हो सकता है, गलत कब होता है, जब कुछ होता है उसको हम झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। सो परसेप्शन जो हो रहा है, पर्सन बोल रहा है कि वो सामने खड़ी है लेकिन वहां पे कोई है ही नहीं, तो गलत कैसे बोल सकते हो कि गलत है ये, इट्स द पर्सन का जो परसेप्शन हो रहा है वो रियल में उसको हो रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन में रियल में इमेज बन रही है। आई थिंक यू डोंट हैव द क्लियर कट कांसेप्ट ऑफ परसेप्शन, हाउ द परसेप्शन इज देयर, परसेप्शन कैसे होता है जानते हो आप, जैसे मैं विजुअल परसेप्शन की बात कर रहा हूं, सो ब्रेन की बात करें, ब्रेन में कितनी लोब होती है, कितनी लोब होती है, नहीं होती है लोब, कितनी होती है, 4 होती है, कितनी होती है, फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। सो दिस इज द जो पीछे वाली लोब है, ऑसिपिटल। एंड ऑसिपिटल का काम क्या है, एक ही काम है, हमारी बॉडी के अंदर विजन एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए सबसे ज्यादा रखेंगे काम करने के लिए। अगर आप नर्व की बात करोगे तो 4 नर्व है, क्रेनियल नर्व 12 होती है, उसमें से 4 सिर्फ आंखों के लिए होती है, पता है आपको, क्रेनियल नर्व नंबर, साइट के लिए कौन सी नर्व है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज, फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज olfactory, then optic, so second one, then third oculomotor, fourth trochlear, sixth abducens। so ये 4 नर्व, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्डुसेंस, ये चारों किसके लिए है, आंखों के लिए। हमारा ब्रेन का इतना बड़ा 4 लोब है, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, बाकी 3 लोब जो है उन पे इतना वर्कलोड है, लेकिन पीछे वाली लोब को सिर्फ एक ही काम देता है, देखने का काम, इसके पास सिर्फ एक ही काम होता है, विजन, बाकी कोई काम नहीं इसके बाद, बाकी सारा काम ये करते हैं। और इनके पास बेचारों के पास नर्व भी कम है, क्रेनियल नर्व भी बहुत कम है, इसके पास 4 क्रेनियल नर्व है, तो बहुत बड़ा रोल है इसका। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 एरियाज होते हैं, एरिया नंबर 17, 18 एंड 19, these are the 3 areas of our occipital lobe। क्या काम इनका, विजुअल हो गया। सो ये क्या करते हैं, तो नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैं जब भी एग्जांपल देता हूँ तो एक सेंटेंस लिखता हूँ, सो आज क्या है, आज नहीं, कल, कल क्या है, कल होली है, कल होली है, पता नहीं कैसे ऐसे लगा, ऐसे होता है हिंदी में, पता नहीं मैं कैसे लिखता हूँ, आई डोंट नो हिंदी। आज क्या है, व्हाट डे टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग, आज कोई डे है, टुडे इज द वर्ल्ड वेस्ट ट्रांसप्लांट, टुडे इज द वर्ल्ड रीनल ट्रांसप्लांट डे, आज जाके देखना कौन सा दिन है आज, सो वर्ल्ड रीनल ट्रांसप्लांट डे है आज, उसको छोड़ो, आज की हम क्या बात कर रहे हैं, कल होली है। चलिए अब और लिखते हैं, सो आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है लैंग्वेज, सो ऐसा कुछ होता है। चलिए मैंने 2 सेंटेंस लिखे यहाँ पे, सेंटेंस नंबर 1 एंड 2, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, समझ में आ गया दोनों, खड़े तो हो, देखिए चेक करते हैं भी समझ आएंगे। सेंटेंस नंबर ए क्या लिखा है, कल होली, और सेंटेंस नंबर बी क्या लिखा है, कुछ लिखा है, वो तो पता चला कुछ लिखा है, मीनिंग पता नहीं है पर कुछ लिखा है, वो तो समझ आ रहा है, आप देख पा रहे हो, मतलब विजुअल सेंटर में इंफॉर्मेशन जा रही है, ये तो हो रहा है, चलो बैठ जाओ, यस आपको पता चल रहा है, पहला क्या लिखा है, दूसरा नहीं समझ आ रहा है, बैठ जाओ। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे ब्रेन के पास विजन के लिए 3 सेंटर है, विजन के लिए 3 पार्ट है लोब के, 17, 18 एंड इन सारे लोब के पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 7, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम कहां पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में। एरिया नंबर 17 की बात करें तो द वर्क ऑफ एरिया नंबर 17 इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, इसका नाम क्या है, रिसीवर, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, लाइक कोई भी एंटर करता है, कोई भी एंटर करता है तो उसकी जो पिक्चर है, लाइक ब्यूटीफुल गर्ल एंटर करती है, तो आपकी आंखें, आपके जो कैमरा है वो क्या करते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं और उसको कहां भेजते हैं, ऑसिपिटल लॉब में, और वहां पे एरिया नंबर 17 क्या करता है, उसको रिसीव करता है। जब एरिया नंबर 17 ने रिसीव किया, देन ये क्या करेगा, एरिया नंबर 18 के पास इसको ट्रांसफर करेगा, 17 ने रिसीव किया और उसने किसको दे दिया, उसका काम सिर्फ क्या है, रिसीव करना, रिसीव किया दे देना, इधर से लेके ये लो, जो आया ले लो, तो ये एरिया नंबर 18 के पास आएगा और ये इसको क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, इंटरप्रिटेट, इंटरप्रिटेशन करना मींस जो इंफॉर्मेशन आपके ऑसिपिटल लोब में ऑलरेडी स्टोर्ड है पहले से, उन इंफॉर्मेशन के साथ में इसको मैच करना और फाइंड आउट करना कि ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है ये ऑलरेडी नॉन है या नॉन। जैसे वो पिक्चर जो किया था ब्यूटीफुल गर्ल का, वो पिक्चर आया, भेजा, एरिया नंबर 18 के पास गया, उसने स्कैनिंग किया सबके साथ और बोला कि इसको हम नहीं जानते, तो ये मार के बोलता है एक बार और चेक कर जानते होंगे, कहीं तो झूठ बोल रहा है, तो सो एरिया नंबर 18 क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा कि इंफॉर्मेशन नॉन है या अननोन, और उस इंटरप्रिटेशन को किसके पास भेजेगा, एरिया नंबर 19 के पास, और ये उसको क्या करेगा, आपको एनालाइज करके रिजल्ट पढ़ करेगा, आउटपुट आपके पास आएगा, एनालिसिस करने का काम एनालाइज करेगा, ये एनालाइज करके आपको क्या देगा, रिजल्ट या आउटपुट, और ये आपको बोलेगा कि नहीं मैं आपको नहीं जानता हूं। ये कौन बोल रहा है, 19 आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई इसको हम नहीं जानते, लेकिन अब ये मेरे अंदर आ गई, स्टोर हो गई इन्फॉर्मेशन, अगली बार आएगी तब मैं इसको जानता हूं। सेम थिंग यहां हो रही है, आपने इसको देखा ऐसे ऐसे, फर्स्ट क्लास के अंदर मैडम ने हाथ पकड़ के लिखवाया तो था कि ले कल, ये हो थे हो पता नहीं क्या क्या ऐसे, तो ली, सो ये कहां से आ रहा है,
बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दीस थिंग्स। तो ये आपके विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है और आप उसके साथ मैच करके उनको क्या कर पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन बाहर आउटपुट दे पा रहे हैं। तो आप बता पा रहे हैं कि कल होली है, आपको पता है इधर स्टोर्ड है, लेकिन ये आपने पढ़ा ही नहीं। अगर आपने पढ़ा होता है ऐसा तो आप इसको भी पता। तो इसमें क्या हो रहा है कि एरिया नंबर 17 ने रिसीव किया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये है, इधर ऐसा है, ये सब रिसीव तो हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है, एरिया नंबर 17 से 18 के पास गई और 18 ने क्या बोला, इंटरप्रेट करके कि ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और 19 को बोला कि मना कर दो, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता। जो इन्होंने बोला उन्होंने बोला कि नहीं पता, वो क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। बट आप इसको देख तो पा रहे थे, समझ तो पा रहे थे, कोशिश तो कर रहे थे। ये कौन कर रहा था, 17 और 18, 19 ने मना कर दिया नहीं है, छोड़ो बात खत्म। अब होता क्या है, बाय द वे, किसी वजह से ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपका ये एरिया नंबर 18 और 19 जो है, सॉरी 17, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, कोई भी स्टिमुलाई नहीं है, लेकिन ये एरिया स्टिमुलेट हो जाता है 17। जब एरिया नंबर 17 स्टिमुलेट होगा तो वो एक इन्फॉर्मेशन किसके पास भेजेगा, 18 के पास। और 18 उस इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करके किसको बताएगा, 19 को। 19 बोलेगा कि वो सामने खड़ी है, मुझे दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि उसके एरियाज जो है वो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो गया। वो स्टिमुलेशन के कोज हो सकते हैं, लाइक ड्रग देने की वजह से एरिया स्टिमुलेट हो गए, आईसीपी बढ़ने से स्टिमुलेशन हो गया, या और किसी वजह से। तो उसके माइंड के अंदर वो पिक्चर बन रही है, उसकी आंखों में पिक्चर बन रही है, वो उसको हो रहा है परसेप्शन। जो पर्सन सामने है उसको तो प्रॉब्लम हो रही है, उसको रियल में उनकी आंखों में फोटो बना हुआ है कि वो सामने है। लाइक पर्सन बोलता है ना कि अपने आप को मार दो, तो बहुत सारे पर्सन अपने आप को मार देते हैं। कैसे मार, क्योंकि उनको आवाज सुनाई दे रही है रियल में, हो सकता है वो आपको नहीं आ रही है, लेकिन उनका तो एरिया अंदर से क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इसलिए तो उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। तो हेलुसिनेशन मींस परसेप्शन हो रहा है, वो फॉल्स नहीं है, हो रहा है उसको परसेप्शन। बट वो हो कब रहा है, जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, आप हमेशा डेफिनेशन देखोगे तो उसके अंदर लिखा होता है परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई हो सकती है, अंदर से तो कोई स्टिमुलेट कर सकता है। सो पर्सन को स्टिमुलेशन कहां मिल रहा है, इस विजुअल सेंटर में, इंटरनली, ड्यू टू एनी ड्रग्स, ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी, ड्यू टू एरर, जो भी ब्रेन की पैथोलॉजी उसकी वजह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, hallucination, that is known as hallucination. It is not false or it is not true, it is perception in the absence of external stimuli, that is known as hallucination. चलो ये और से ज्यादा बढ़ाएंगे डिटेल में, और हम तो बात करते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, इसमें 3 टर्म्स आई थिंक सर ने बताई होगी आपको, hallucination, illusion and delusion। सब जानते हैं व्हाट इज delusion? यस, false, false belief, false fixed belief, unshakable, पता नहीं क्या क्या बना रखा है आप लोगों ने, अनशेकेबल। क्वेश्चन है कि the false and unshakable belief is known as delusion, तो उसको डेफिनेशन में लिख दिया, the false and unshakable belief is known as delusion। आज से ये नई डेफिनेशन। एक बार आया the false fixed belief is known as delusion, is known as ऑप्शन delusion, delusion तो उसमें आगे delusion, उस डेफिनेशन में false fixed belief is known as delusion, और उसी को लेते जा रहे हैं 5 साल से, false fixed belief is delusion। अरे उसका मीनिंग तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो उसमें क्या है, delusion में क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, वही फिक्स्ड याद है बस। false होता है, फिक्स्ड रहता है, और बिलीव होता है। बच्चा जो है, बच्चा होता है छोटा सा बच्चा, जानते हो उसके बिलीफ है क्या, उसको delusion होता है। बच्चा बोलता है ना गिर जाऊंगा मैं कुछ तो होता है उसका, आप यहाँ से उसको छोड़ो, वो नीचे गिर जाएगा, डर लगता है उसको, उसका बिलीफ क्या, मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्या उसको इल्यूजन हो रहा है। बहुत सारे बिलीफ, बच्चों के बहुत सारे बिलीफ होते हैं। भूत, आप थोड़ा सा बोल दो भूत आ रहा है, जल्दी रोटी खा ली तो भूत ले जाएगा अभी, बच्चा तुरंत खाना खा लेता है, उसको भी बिलीफ है भूत में, क्या उसको इल्यूजन हो रहा है। मैन व्हाट इज delusion? Delusion means a types of belief which is occurs in a single person only at a time, like ये जो पर्सन 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं इनमें, तो इन सारे लोगों में से एक पर्सन में हो रहा है, एंड अदर पर्सन जो भी, जैसे मैं कॉमन सा एग्जांपल हमेशा देता हूं, लाइक एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है एन एलिफेंट इज कमिंग इन आवर क्लास एवरीडे एंड टीचिंग अस। एक एलिफेंट आता है, हमें क्या करता है, पढ़ाता है। आप बोले ये तो आशीष सर है, तो सही देख, वो बोलता है नहीं, he is an elephant every day is teaching us, ये आता है और हमें क्या करता है, पढ़ाता है। सो delusion means ऐसा बिलीफ जो आपको लग रहा है कि उस पर्सन को जो हो रहा है वो गलत है, फॉल्स, उस पर्सन को तो सच लग रहा है, उसको झूठ लग रहा है। अगर उसको झूठ लगा होता तो चेंज कर लेता, उसको क्या लगता है सही है, बट इट इज फॉल्स बाय अदर्स, दूसरे जो बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, और दूसरे लोग उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल वो चेंज नहीं कर रहा है, अभी भी उसी पे टिका हुआ है कि नहीं यही सच है, एक एलिफेंट आता है और हमें पढ़ाता है। तो ऐसे बिलीफ को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन। जब दूसरे लोग बोले और उसको करेक्ट नहीं कर रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिल्यूजन। और अगर दूसरे लोग बोले और उसको करेक्ट कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इल्यूजन। दैट इज इल्यूजन। एक एलिफेंट आता है पढ़ाता है, फिर उसके पीछे वाली है सही देख, और ये तो आशीष सर, दैट इज एन इल्यूजन। हो क्या हुआ, इल्यूजन, लेकिन करेक्ट नहीं कर रहा है, कि चिंग्स पे टिका हुआ है कि मैं नहीं मानता ये तो सच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डिल्यूजन। दोनों दोनों में डिफरेंस जो आपको क्लियर रखना है, डिफरेंसेस डिल्यूजन के बहुत सारे टाइप जो आपको सर पढ़ाएंगे डिटेल में आगे। सो चलिए आगे मूव करें। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, पता नहीं कहां, मैं साइकियाट्रिक पर कुछ चीजें होती है जो पता नहीं मेरे अंदर है और वो आ जाती है कभी कभी, जैसे हेलुसिनेशन आने से आ गई, तो पहले मैं पढ़ाता था इसलिए आ जाती है कभी कभी। हाँ यस, एक और पढ़ाई साइकियाट्रिक तो सर पढ़ाएंगे, सर इज मोर टीचिंग मोर बेटर देन मी, बिकॉज़ सर तो मेरे से पहले पढ़ाई रहे और सर को मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मैं तो जब पहली बार क्लास पढ़ा था तब भी सर ही बैठे थे क्लास के पीछे भी, बताया था मैंने एक बार। लाइक जब मैं आई थिंक 10 ईयर पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, 10 12 ईयर जब भी मैं दिल्ली में, तब श्री सर पीछे बैठे थे क्लास में, और वो उनको कोचिंग का इंटरेस्ट था उस टाइम की, वो कोचिंग बाई करनी, तो वो देखना है, तो मैंने सोचा होगा कोई डेमो नहीं आएगा, मुझे क्या करना है, मैं तो जानता नहीं था उस टाइम, तभी पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे, और तब से पढ़ाते थे साइकियाट्रिक, और मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दिया था कि भाई सर साइकियाट्रिक पढ़ाएंगे आप, क्योंकि सर दिल्ली में थे उस टाइम, मैं आ गया था जोधपुर, तब से मैं साइकियाट्रिक पढ़ाने लगा था। फिर सर आगे तो मैं वापस एंडोर कर दी, सर आपकी आप माने संभालो, हम तो कुछ भी पढ़ा लेंगे। चले आगे, हेलुसिनेशन एंड इंक्रीज, हम बात करते हैं हेलुसिनेशन। सो जब ड्रग देने से पर्सन को हेलुसिनेशन होगा, साइकोसिस होगा, तो इट इज नॉर्मल और वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। लाइक पर्सन जो है वो स्टॉप में आके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वो मुझे ऐसे बोल रही है, वो सामने खड़ी खड़ी मेरे पे दांत निकाल रही है, वो वैसे करे, होता है ना साइकियाट्रिक में,
ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है। सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। हमेशा याद रखें बॉडी के अंदर जो फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करना इजी होता है, लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोसिस होता है, उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक आपने स्किज़ोफ्रेनिया के जो टाइप्स पढ़े होंगे, आपने स्पेशल वेरियस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जब हम टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ते हैं तो व्हाट इज द केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया एंड व्हाट इज द पैरानोइक या पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, केटा मींस टॉनिक मींस टॉन, मसल टॉन। केटा मींस कम हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, कम हो जाना, एंड स्किज़ोफ्रेनिया इज स्किज़ोफ्रेनिया, एंड पैरानोइड मींस शक, जहां पे पैरानोइड मींस सस्पिशियस बिहेवियर आना, दैट इज द पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। सो जब हम प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इज हैविंग बेस्ट प्रोग्नोसिस, बट पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया इज हैविंग वर्स्ट प्रोग्नोसिस। व्हाई? बिकॉज़ पैरानोइड के अंदर साइकोसिस डेवलप हो रहा है, पर्सन का शक है दिमाग में, उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। घर में अगर शक घुस जाता है तो हमेशा उन दोनों को, रिश्तों को तोड़ देगा, खत्म हो जाएगा रिश्ता। लेकिन अगर किसी को फिजिकल इलनेस हो गई तो वो दोनों एक दूसरे का मिलकर उसको कैसे भी करके खत्म कर लेंगे। तो केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में मसल वीक होने से पर्सन में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, लेकिन पैरानोइड के अंदर मेंटल सिम्टम्स आते हैं, इसीलिए उसकी प्रोग्नोसिस बुरी है और इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी। तो यहाँ पे जो साइकोसिस के सिम्टम आ रहे हैं, इसको ट्रीट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को पहले से ही क्या लगा देते हैं, एंटी एंजाइटी लगा देते हैं। केटामाइन के साथ में क्या लगाएंगे, एंटी एंजाइटी, ताकि वो पहले से ब्रेन को रिलैक्स रखेगी और ऐसा नहीं होगा। सेकंड थिंग, इट इंक्रीजेस सिक्रेशंस। जब भी हम सर्जरी करें तो हमारी तो पहली प्रायोरिटी होती है कि सिक्रेशंस क्या होने चाहिए, कम रिड्यूस होने चाहिए, क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इज वेरी हाई ड्यूरिंग सेडेशन। और आपने जो सेडेटिव ड्रग दी वही सिक्रेशंस को बढ़ा रही है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शन है उसको स्टिमुलेट कर रही है और सिक्रेशंस बढ़ रहे हैं, और उससे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएगी। तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को डिक्रीज करने के लिए यहां भी हमें पहले से क्या दे देनी है, ड्रग। सो बेसिकली ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो इंक्रीज होता है उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, तो हमें पैरासिम्पैथेटिक को कम करने वाली ड्रग देनी है। मींस जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है, और कोलिनर्जिक को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। उसके लिए हम कौन सी ड्रग दे देंगे, एंटी कोलिनर्जिक। तो हम यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक दे देंगे साथ में, एंटी कोलिनर्जिक विद एंटी एंजाइटी। एंटी कोलिनर्जिक जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वेरी कॉमनली एट्रोपिन और मिडाजोलम इज एन एंटी एंजाइटी। इसकी बात कर रहा हूं तो ग्लाइकोपाइरोलेट, दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ एंटी कोलिनर्जिक जो हम कॉमनली यूज करते हैं इन ड्रग्स के साथ में, एट्रोपिन सल्फेट और ग्लाइकोपाइरोलेट, दोनों की हम बात करेंगे आगे। चल आगे। When ketamine is given intramuscularly for pre-medication, it may be mixed with glycopyrrolate to produce drying of secretions. When ketamine is used orally for pre-medication, it should be mixed with atropine and not with glycopyrrolate. तो यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हैं जिसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं, आप लोग बाद में लिख लेना क्या लिखा है उसको समझते हैं। सो ketamine के दो यूजेस के बेसिस पे यहाँ पे दो कंडीशन दी है। ketamine जब आप IM या IV लगा रहे हैं इसको, लाइक IM का एग्जांपल हम लेते हैं और एक ओरल का एग्जांपल हम लेते हैं। जब IM लगाते हैं तो इसमें लिखा है कि क्या देना है आपको, ग्लाइकोपाइरोलेट देना है, एंड जब आप ओरली देते हैं तो क्या देना है, एट्रोपिन। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोपाइरोलेट एंड व्हाट इज द इस एट्रोपिन सल्फेट, व्हेन वी विल यूज द एट्रोपिन सल्फेट एंड व्हेन वी विल यूज द ग्लाइकोपाइरोलेट, क्या है डिफरेंसेस। तो कैटेगरी दोनों का सेम है, कौन सी ग्रुप है, एंटी कोलिनर्जिक। अगर हम इन दोनों के केमिकल कंपाउंड की बात करें तो ग्लाइकोपाइरोलेट जो होता है ये होता है क्वाटरनरी एमाइन ग्रुप, QUA, क्वाटरनरी अमाइन। क्वाटरनरी मींस जैसे ग्लाइकोपाइरोलेट जिसके ऊपर चार बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, चार। एट्रोपिन सल्फेट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी अमाइन ग्रुप, टर्सरी अमाइन, जिसके ऊपर क्या होते हैं, थ्री बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी अमाइन ग्रुप। सो अगर हम स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देखें तो कौन सी स्ट्रक्चर्स की, कौन सी ड्रग की स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूलर साइज बड़ी होगी, तीन बॉन्ड है उसमें या चार बॉन्ड है उसमें, चार बॉन्ड है। और इसी वजह से अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कौन सी ड्रग जीएटी से इजीली एब्जॉर्ब होगी, जो छोटी होगी वो या बड़ी होगी वो। सो जब हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं जीएटी से तो द टर्सरी अमाइन ग्रुप आर एब्जॉर्ब फ्रॉम जीएटी, बट द क्वाटरनरी अमाइन ग्रुप्स ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीएटी। बड़ी वाली एब्जॉर्ब नहीं होती है, छोटी वाली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए आपको ओरल देते टाइम क्या देना है, टर्सरी अमाइन, और जब हम आईएम लगा रहे तब क्या देना है, क्वाटरनरी अमाइन। ये तो इसका स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, पर बेसिक डिफरेंस क्या है ग्लाइकोपाइरोलेट और इसके अंदर। नॉर्मल यहाँ नहीं, अगर हम नॉर्मल भी यूज करना तो हम कौन सी यूज करें, ग्लाइकोपाइरोलेट और एट्रोपिन। आपको दो ऑप्शन दे दिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको पेशेंट का करना है वन कंडीशन दैट इज एसीटी, सुना है एसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, तो आप दोनों में से कौन सेलेक्ट करोगे, हाँ जी, एट्रोपिन। क्यों, शॉर्ट टाइम के लिए, तो ग्लाइकोपाइरोलेट भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और कुछ, दोनों एंटीकोलिनर्जिक है, देन व्हाई एट्रोपिन, क्यों इसके साथ आप पार्शियलिटी कर रहे हो। चलिए कोई नहीं, पहले आपके एट्रोपिन बात जाते हैं, आप बोल रहे हो एट्रोपिन कौन सी ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक, और अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करेगी, तो जीएटी का इसका पर्पस क्या है, एट्रोपिन सल्फेट को देने का हमारे ड्यूरिंग एसीटी, डिक्रीज ओरल सिक्रेशन। अब जब आप ओरल सिक्रेशन को कम करने के लिए दे रहे हैं उसके साथ साथ में एट्रोपिन और क्या करेगा, डिक्रीज, इंक्रीज हार्ट रेट, रेट को भी तो बढ़ाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट कर रहा है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, हार्ट रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या हार्ट रेट इंक्रीज रिक्वायर्ड थी, फॉर एग्जांपल पेशेंट इज हैविंग सर्जिकल क्लोजर एंड हार्ट रेट इज ऑलरेडी 100 एंड यू आर गिविंग ड्रग एट्रोपिन सल्फेट टू रिड्यूस ओरल सिक्रेशंस। अब 100 से हार्ट रेट पहुंच गई 130, 140, 150 एंड सिक्रेशंस कम हो गए, सही है। आपने पेशेंट में क्या कर दिया,
अरिथमिया कर दिया, टेकिकार्डिया अरिथमिया कर दिया पे, और हो सकता है उससे कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। सो आजकल ये ग्लाइकोपाइरेट इज अ न्यू ड्रग, इसमें और एट्रोपिन में क्या डिफरेंस है? सो इट इज आल्सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, बट ग्लाइकोपाइरेट अगर आप पेशेंट को देंगे तो ये भी कौन सी है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, बट इट ओनली डिक्रीज द ओरल सिक्रेशन, नो चेंज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट में कोई चेंज नहीं करता है। मींस अगर आपको पेशेंट में सिर्फ ओरल सिक्रेशन रिड्यूस करना है तो आप कौन सी ड्रग प्रीफर करेंगे? ग्लाइकोपाइरेट, क्योंकि वो हार्ट रेट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपको हार्ट रेट के साथ साथ ओरल हार्ट रेट बढ़ानी भी, किसी कोई पेशेंट है जिसको ब्रेडिकार्डिया हो रखा है और उस पेशेंट में आपको हार्ट रेट को भी बढ़ानी है, साथ में ओरल सिक्रेशंस कम करने, तो वहां हम क्या प्रीफर करेंगे? एट्रोपिन। इसीलिए जब भी हम ईसीटी की बात करते हैं तो हमारी पहली चॉइस क्या होती है? ईसीटी के अंदर हम पहले क्या प्रीफर करते हैं? तो हम आजकल पहले एट्रोपिन सल्फेट यूज होता था, बट करंटली हम ज्यादा क्या यूज करते हैं? एट्रोपिन सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये पूरा इतना लिखना है, सिंपल सा लिखना है। क्या लिखना है? केटामाइन कौन से फॉर्म में दे रहे हैं? केटामाइन के साथ दो फॉर्म, कौन सा फॉर्म? ओरल एंड आईवीआईएम। अरे दोनों ही, आईवीआईएम कुछ नहीं है। ओरल के साथ क्या देना है? और एट्रोपिन, और इसके साथ ग्लाइकोपाइरोलेट। क्यों देना है? समझ गए? जब भी आप पेशेंट को क्या देंगे? केटामाइन देंगे तो पहले प्री मेडिकेशन के लिए ओरल ड्रग दे रहे हैं तो क्या देना है? एट्रोपिन सल्फेट, और अगर हम आईवी या आईएम लगा रहे हैं तो वहां पे ग्लाइकोपाइरोलेट। और दोनों में डिफरेंस क्लियर? मूव करें आगे। ये लिखना है, अगली लाइन में नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, इतना ही लिखना है, नोटबुक में पेपर भरते रहते हो आप लोग। चलिए आगे। और ये एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरोलेट क्यों यूज कर रहे हैं केटामाइन के साथ में? केटामाइन क्या करता है? ओरल सिक्रेशंस को इंक्रीज करता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। चलिए आगे। और ओरल एट्रोपिन क्यों दे रहे हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट क्यों नहीं देते? एट्रोपिन का साइज छोटा होता है, ग्लाइकोपाइरोलेट का साइज बड़ा होता है, इतना याद रखो। अमाइनो छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो ये लिखा है, ग्लाइकोपाइरोलेट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एंड डज नॉट गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ केटामाइन, तो क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे? एडवर्स इफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले तो बताए थे, इट इंक्रीजेस ऑल बॉडी प्रेशर। थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था, भूल गए? सो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि केटामाइन क्या करता है? हालुसिनेशन करता है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंस रिएक्शंस व्हिच मे अनप्लीजेंट इन नेचर एंड कैन लास्ट अप टू अ वीक। एक वीक तक रह सकता है केटामाइन देने के बाद। एक सप्ताह तक सब बेचारे को कुछ दिखेगा तो उसको लोग पीट पीट के पता नहीं क्या बना देंगे उसका। हमें परेशान कर दिया, कौन दिख रही है तेरे को, पता नहीं चुड़ैल दिख रही है, क्या दिख रही है, उसको बोलेंगे इसमें तो भूत घुस गया। गांव में पता नहीं कौन कौन से तरीके अपनाएंगे उसको बताने के, और वो बेचारा एक सप्ताह तक ऐसे मार होता है ना गांव में। ही ज्यादा ही बारी तो आप भी तो उसको दे धनाधन मार के भूत भगा रहे, तेरे को नहीं मार रहे, भूत को मार रहे, तू मस्त है, लग तो उसी को रही है। नेक्स्ट, इट कॉजेज हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन यानी बीपी को बढ़ाता है, उसके साथ में टैकीकार्डिया, बीपी नहीं सब कुछ बढ़ाता है। एंड वन मोर थिंग इज इट कॉजेज मसल रिजिडिटी। तो बच्चों में हम प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि ना तो ये हार्ट रेट को कम करता है और ना ही ये बीपी को रिड्यूस करता है, दोनों को बढ़ाने का काम करता है। और बच्चे को हेलुसिनेशन हो रहा है तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं बोलेगा वो सामने खड़ी है, आवाज आ रही है, ये हो रहा है, वो बच्चे को इशू नहीं है, बच्चे को हेलुसिनेशन चल जाएगा, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। तो याद रखें, ऑल द एनेस्थेटिक ड्रग्स हम पढ़ते हैं उनमें वन एंड ओनली एनेस्थेटिक ड्रग व्हिच प्रोड्यूसेस द साइकोटिक सिम्पटम दैट इज केटामाइन। सिर्फ केटामाइन ही एक ड्रग है जो साइकोटिक सिम्पटम प्रोड्यूस करती है, बाकी सारी ड्रग ब्रेन को सप्रेस करती है, साइकोटिक सिम्पटम को प्रिवेंट करती है। बट ये केटामाइन क्या करवाती है? आपको हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करा रही है, साइकोटिक सिम्पटम प्रोड्यूस करा रही है। चलिए आगे नेक्स्ट। साइकोसिस इज डेंजर और न्यूरोसिस इज मोर डेंजर? न्यूरोसिस इज मोर डेंजर। साइकोसिस इज ए dangerous state or dangerous disease condition which can be treated by drugs or something, but neurosis is a condition जहां पे पर्सन नहीं मानता है उसको डिजीज है, और जब पर्सन मानता नहीं है तो उसको ठीक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। न्यूरोसिस लाइक फोबिया, एंजाइटी, दिस हिस्टीरिया, यही होते हैं ना, यही तो होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। सो न्यूरोसिस को ट्रीट करना वैसे ड्रग्स देकर ट्रीट किया जा सकता है, पर पर्सन ड्रग लेता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो ठीक हूँ। पागल बोलता है ना मैं ठीक हूँ, मैं गलत पागल नहीं हूँ। अब वो पागल मान ही रहा है कि मैं पागल हूँ, तो फिर उसको ट्रीट कैसे करेंगे? साइकोसिस में तो सच में पागल ही हो जाता है, बिहेवियर उसका ऐसा है। एंजाइटी, किसी को एंजाइटी होती है? एंजाइटी, टू टाइप्स ऑफ एंजाइटी, नहीं पता? रियल और फॉल्स, वेरी गुड। दैट इज पैनिक एंजाइटी अटैक और जनरलाइज एंजाइटी, जीएडी एंड पीएडी, नहीं पता? तो फिर फॉल्स एंड रियल है। सो जब पेशेंट को एंजाइटी का अटैक आता है, लाइक वो पैनिक अटैक हो या जनरलाइज अटैक हो, वहां पे आप देखेंगे उसकी पूरी जो कंडीशन है डिस्टर्ब हो जाती है। व्हाट इज एंजाइटी बेसिकली? पहले तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज एंजाइटी विदाउट, पहले वर्ड विदाउट, फॉल्स, ये चलता है, विदाउट फॉल्स है। एंजाइटी क्या है? सडन आती है सिचुएशन, एक्सेसिव आती है, क्या आती है? सो एंजाइटी इज नथिंग। एंजाइटी का मतलब क्या है? तो याद रखिए, अगर आपको एंजाइटी अटैक आ रहा है तो वो अच्छी बात है, वो क्या है? नॉर्मल है। एंजाइटी होना क्या है? नॉर्मल है। एंजाइटी मींस इट्स टेंशन ऑफ डेली लाइफ। एंजाइटी इज द टेंशन ऑफ डेली लाइफ, वो अच्छी बात है, वो होना सही है, उससे आप कुछ करते हो, मोटिवेट रहते हो, आपको टेंशन होती है तो। लेकिन जब आप टेंशन जो ले रहे हो वो अननेसेसरी, एक्सेसिव, जिसके पीछे कोई भी रियल आपके पास कोज नहीं है, आपको पूछे, आप बोलो मुझे आज बहुत टेंशन हो रही है, क्यों?
मैंने टिफिन बना के भेजा था, वो पता नहीं किसी और को खिला दिया होगा। तो अब इसका कोई तर्क है, लॉजिक है? नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन। सेकंड पार्ट क्या है? दैट अननेसेसरी जो टेंशन है, दैट प्रोड्यूसिंग फिजिकल सिम्टम इन योर बॉडी। पर्सन इज हैविंग पाल्पिटेशन। अब तो ऐसा लग रहा बाहर आ जाएगा। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन, बीपी बढ़ा दी अपनी। क्यों? गुप्ता जी सुबह सुबह जाते हैं हॉस्पिटल, या पता नहीं कहीं भी काम करने जाते होंगे, तो वो टेंशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मिसेस गुप्ता जी घर पे बैठी बैठी टेंशन ले रही है, घर से निकले हैं, हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या होगा पता नहीं, रास्ते में कहीं और तो नहीं चले गए। 10 बार फोन कर दिया, गुप्ता जी फोन उठाइए, स्कूटर पे ऐसे चल रहे हो, अभी फोन भी नहीं उठा रहे, अब क्या होगा? मेरे गुप्ता जी, हाँ फोन उठा। हाँ जी क्या हुआ? अरे मैं तो पूछ रही थी आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे हॉस्पिटल? पहुंच गया, मैं हॉस्पिटल के बाहर ही पार्किंग में हूं, तब जाके अब ठीक है। अब वापस स्टार्ट, अब अंदर पहुंच गए होंगे, किसी और से बातें तो नहीं कर रहे हैं, वो टेंशन स्टार्ट हो गई। फोन करके पूछ रहे आप क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं, काम कर रहा हूँ अपना, क्या करूँ मैं आगे? नहीं मुझे लगा भाई वो बातें कर रहे हो कुछ तो इसलिए, नहीं मैं तो काम हो, फिर वो टेंशन। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो गया, मेरा टिफिन किसी और को तो नहीं खिला दिया? मैंने सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत करी थी, फोन किया वापस, आपने मेरा टिफिन खा लिया? बोला नहीं मैंने अपना ही टिफिन खाया, आपका नहीं खाया, आपका तो घर पे ही है। नहीं मैंने बनाया वो किसी और को तो नहीं खिलाया, तो मैं दूसरों को क्यों खिलाऊंगा, मुझे अपने को भी तो भूख लगती है। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं, इनमें आप देख रहे हो कि टेंशन है वो क्या है? अननेसेसरी टेंशन। और उससे अपना पाल्पिटेशन टकी काट दिया, पता चला शाम तक हार्ट अटैक आ गया, और उधर गुप्ता जी बेचारे वो एंजाइटी में आ गया, अब क्या होगा, मैं डिप्रेशन में चले गए। सो दैट कंडीशन इज नोन एज एंजाइटी। एंजाइटी इज ऑलवेज गुड एट द माइल्ड लेवल। माइल्ड से ऊपर गई, मॉडरेट सीवियर, आपका नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। माइल्ड तक आप मोटिवेटेड रहोगे, पढ़ते रहोगे, लर्निंग बढ़ती रहेगी। तो इसलिए लाइफ में रखनी है आपको माइल्ड लेवल की एंजाइटी, और अननेसेसरी टेंशन से दूर रहना है। खा लिया होगा तो खा लिया होगा, खिला दिया होगा तो खिला दिया होगा, जहां जाना है जा, शाम को आ जाना, और क्या? क्यों फालतू स्ट्रेस लेके अपनी एंजाइटी बनानी है? लाइक एक पहले मैंने एग्जांपल दिया था, हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं हाउस वाइफ कॉन्सेप्ट, बट मेरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट था जो मैं पहले पहले वाले पेजेस में बताया होगा कि you have to change the concept, that is house husband concept. Why only housewife? Why not house husband? Wife will go for the hospital duty, husband will take care of the children's, he will prepare the food. भाई वाइफ क्यों खाना बना रही है घर पे? क्योंकि आदमी पैसे कमाने जा रहा है बाहर, तो इसलिए तो खाना बना रही है, घर चलाना है दोनों को, तो एक कमाएगा तो एक घर चलाएगा। तो चेंज कर दो, आज से मैं 1 लाख रुपए सैलरी लाऊंगी, मेरी सैलरी है, आज से स्टार्ट। सुबह 5 बजे उठना है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे वॉश होने चाहिए, बच्चा 8 बजे स्कूल जाएगा, और 8 बजे के स्कूल में बच्चे का टिफिन बना के रेडी रखना है, उसको छोड़ के आना है, 2 बजे वापस आएगा लेके आना है, मैं आऊंगी 1:30 बजे, तब तक खाना तैयार होना चाहिए, और रोटी गरम गरम बनानी है, मैं ठंडी नहीं खाऊंगी, तो उसी टाइम निकालना। देन शाम को फिर वही डिनर वो सब कुछ, और महीने की 1 तारीख को जब सैलरी आए तो उसमें से 10,000 रुपए ये ले, पूरा महीने का राशन लाने के लिए 10,000 रुपए घर खर्चा, और साथ में ये 500 1000 या 2,000 रुपए पुड़िया खाने के, या जो भी अलग, इससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगी। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाउस वाइफ से चेंज होकर हाउस हस्बैंड कॉन्सेप्ट। सो यू हैव टू मेक दिस कॉन्सेप्ट। क्यों सबको सिर्फ हाउस वाइफ लिखना प्रेफर, बच्चे को फॉर्म में क्यों हाउस वाइफ लिखना पड़े? वो भी तो कभी लिखे पिताजी का काम हाउस हस्बैंड, माता जी नौकरी, यस और नो? और जो भी मेल है ना वो नाराज उदास नहीं होए, उसको अगर आपको भी तोड़ना है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तो हाउस वाइफ भी नहीं बनना पड़ेगा ना हाउस हस्बैंड बनना पड़ेगा, और फिर नौकर रखना वो करेगा, तुम दोनों कमाना, मस्त मजे करना, यस और नो? तो अपने आप को इस मेंटालिटी से बाहर निकालो। हम सोशली इस मेंटालिटी के साथ हो जाते हैं, हम यही सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा काम ही यही है, क्या करना है, सुबह उठना 5 बजे। क्यों भाई, वो तो पढ़ा है 5 बजे से 7 बजे तक, मैं क्यों 5 बजे उठूं? होता है घर में, मम्मी 5 बजे उठ जाती है, बाकी सारे सो रहे हैं, उसको क्या पड़ी, वो भी सोए। वो किसके लिए उठ रही है? उसकी मेंटालिटी ऐसी बना दी कि आपको 5 बजे उठ के चाय बनानी है, ये बनाना है वो बनाना है, वो बेचा 5 बजे है। वो तो बहू भी ले लीजिए ना, उसी की तो बात कर रहा हूँ, एक दिन वो भी सास बनेगी फिर। तो भाई आपको कंप्लीटली बेटे को उठाओ, बहू को, जो सासू माँ उसको बेटे को उठाओ, वो बनाएगा आज से चाय, मैं सोऊंगी 7 बजे तक। कॉन्सेप्ट, अरे सब पॉसिबल है, व्हेन यू हैव द पावर एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड व्हेन यू डोंट हैव द पावर नथिंग इज पॉसिबल। तो आपको अपने हाथ में क्या लेके आना है? पावर। और पावर क्यों दिखाता है? पैसा। आप 1 लाख रुपए अकाउंट में से ले लो, आपके घर में 2 नौकर होंगे, और कोई आपकी सासू माँ बोल देगी बेटा 5 बजे उठना है, कोई नहीं बोलेगी, आप बस पैसे लगाओ, नौकरी लगोगे एक बार, कोई आपको नहीं उठाएगा। ये मेरा चैलेंज आप सबसे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप अपने आप को एक बार चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, और पीछे वाले सारे पढ़ने लग जाओ, नहीं तो हाउस हस्बैंड बनना पड़ेगा बाद में सबके। आगे क्या है? मसल रिजिडिटी हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज। सो इन एडवांटेज, जब भी हम बात करते हैं एनेस्थेटिक ड्रग की, तो एनेस्थेटिक ड्रग्स मोस्टली बीपी को कम करती है, हार्ट रेट कम करती है, या सिंपैथेटिक जो है ब्लॉकेज कराने काम करती है, कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करती है, बट ये ड्रग ऐसा नहीं करती है। पहला पॉइंट, डिक्रीजेस अपर रिफ्लेक्स टू ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फुल स्टमक। लाइक कभी कभी ऐसा आता है कि इमरजेंसी है, यू हैविंग अ पेशेंट इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड यू नीड इमरजेंसी सर्जरी, आपको तुरंत सर्जरी करनी है, और पेशेंट बाइक लेके निकला था घर से और उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा खा पी के पूरा निकला था और तुरंत एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी में आ गया। वी नो दैट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर वी रिक्वायर्ड मिनिमम 6 to 8 आवर एनपीओ। अब पर सर्जरी इमीडिएट करनी है, एनपीओ पॉसिबल नहीं है वहां पे, देन हम किसके साथ जाएंगे? सो वहां पे कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं? केटामाइन। केटामाइन जो ड्रग है वो प्रोपोफोल ड्रग से भी ज्यादा अपर एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक करता है, और उसकी वजह से अगर स्टमक पूरी तरह से भरा हुआ है फिर भी पेशेंट को वोमिटिंग नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं करेगा। तो बेस्ट ड्रग जब भी पेशेंट फुल स्टमक के साथ आता है, लाइक इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, जनरल एनेस्थीसिया में आपको सिजेरियन करना है, एलएससीएस करना है, और अगर फीमेल सिजेरियन ऐसा नहीं कि प्लांट कर रहे हैं तो एनपीओ रख सकते हैं, लेकिन अगर अनप्लांट सडनली कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया और सिजेरियन करना पड़ा तो वहां पे तो पॉसिबल नहीं है कि उसने खाना नहीं खाया हो, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम किसके साथ जा सकते हैं? केटामाइन। मेरी एक्सीडेंट केस वहां पे हम कर सकते हैं केटामाइन के साथ। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, हाँ मैं बोला था कि सारी ड्रग्स जो क्या करती है, सिंपैथेटिक को ब्लॉक करवाती है, आपके हार्ट रेट को कम करती है, आपके बीपी को कम करती है, लेकिन ये एक ऐसी ड्रग है जो इसको स्टिमुलेट करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है, आपकी बीपी को बढ़ाती है, और इसी वजह से अगर कोई पेशेंट जिसको हाइपोवोलेमिक शोक है, हाइपोवोलेमिक शोक का पेशेंट है, प्रोपोफोल लगा दिया तो क्या होगा?
और ज्यादा कंडीशन वर्स हो जाएगी, हाइपोवोलेमिया और ज्यादा बीपी कम हो जाएगा, हम वहां क्या लगा देंगे केटामाइन, तो पेशेंट सेडेट भी हो जाएगा और बीपी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज, दोनों बेनिफिट मिलेंगे। हमने पढ़ा था इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट फॉर अस्थमा क्या था, हैलोथिन। अब आपको इनहेलेशन नहीं देना है, हमें तो आईवी लगाना है, तो फिर हम क्या प्रीफर करेंगे केटामाइन, बिकॉज केटामाइन क्या करती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो ब्रोंकस क्या होगा डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्रोंकोडायलेशन विल बी देयर इन सिंपैथेटिक सिस्टम, तो ब्रोंकस डायलेट होगा और अस्थमेटिक पेशेंट को वही तो चाहिए। सो आंसर अस्थमा के अंदर आईवी ड्रग की बात करें तो आंसर इज केटामाइन। Dose, so it is given IV 1 to 2 mg per kg or IM 5 to 10 mg per kg. Ketamine may be anesthetic of choice when supplies of oxygen equipment and monitoring of patient is limited. आपको याद होगा हमने लिखा था inhalation anesthetic agent में कि drug of choice when you are handing the patient to a untrained persons, कहा था मैंने untrained person को अगर आप हैंड ओवर दे रहे हैं तो वहां पे सबसे बेस्ट ड्रग इनहेलेशन में कौन थी, कौन सी ड्रग, प्रोपोफोल। अरे प्रोपोफोल आईवी है, मैं इनहेलेशन की बात कर रहा हूं, ईथर, क्योंकि ईथर जो है ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर रही थी ना कार्डियक प्रॉब्लम कर रही थी और कोई भी तरह का बीपी कम नहीं कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था उसमें, ओइवन स्टिमुलेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सेम अगर आपको आईवी पूछेगी, आईवी ड्रग देनी है जो नया पर्सन जिसको आप काम पे लगा रहे हैं या आपके पास इक्विपमेंट की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे हम ये ड्रग लगाएंगे, इससे आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा और ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे कम रहेगी, आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बेस्ट ड्रग है केटामाइन, जब हम यूज करते हैं, जब सप्लाईज क्या है आपके पास लिमिटेड, मॉनिटरिंग लिमिटेड, तो वहां पे क्या लगा दो केटामाइन, बीपी हमेशा बढ़ी रहेगी, हार्ट रेट आराम से बढ़ा रहेगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में नहीं आएगा। So these are the advantage, but one disadvantage of this drug, and the disadvantage is it increases all body pressures, because जब sympathetic stimulate कर रहा है तो बॉडी के सारे प्रेशर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे इंक्रीज, और जब प्रेशर सारे बढ़ेंगे तो ग्लूकोमा के पेशेंट में हम नहीं दे सकते क्योंकि आईओपी बढ़ेगा, अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है तो वहां पे हम नहीं दे सकते, बीपी को और बढ़ेगा, हाइड्रोसिपेलस हेड इंजरी के पेशेंट्स को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि आईसीपी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनसाइट एंड जजमेंट। साइकेट्री के अंदर एक सिंगल टर्म का भी मीनिंग पूछा जाता है एग्जाम में, इनसाइट, व्हाट इज इनसाइट? हाँ जी, insight means awareness, insight is type of awareness about the mental state, mental state की awareness वो insight है। अब ये present है तो insight present है, absent है तो insight absent है। like awareness जो है वो psychiatric patient में तो आप बहुत easily identify कर लेते हैं जब कोई पागल हो जाता है। for example जो मेरा चश्मा है इसको नॉर्मली हम आइस पे लगाते हैं, सब यही जानते हैं, मैं इसको आइस पे लगा के इधर लगा दूं ऐसे, अब आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे, तो आप क्या सोचोगे पागल हो गया क्या, ये नहीं बोलते ना, यही होता ना, पता नहीं कहां गया या। सो इट्स अ टाइप ऑफ अवेयरनेस अबाउट द मेंटल स्टेट। शर्ट इधर पहनते हैं, इधर ऐसे बांध के लटका के पैर पे बांध के आ गया, पेंट को इधर पहन के आ गया, वॉच पैर में लगा के आ गया, आजकल तो फैशन नाम दे देते लोग, पता नहीं कुछ भी फटा हुआ पहन के आ गया तो फैशन है, हैं? होता है आजकल तो पता नहीं कुछ भी बना देते, पर वो फैशन नहीं है, दैट इज एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। तो अगर साइकियाट्रिक पेशेंट है तो उसमें इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो साइकोसिस को इंडिकेट करता है, इनसाइट एब्सेंट है पर्सन इज हैविंग साइकोसिस, द क्लासिकल सिम्पटम ऑफ साइकोसिस इनसाइट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, तो केटामाइन इंक्रीजेस ऑल बॉडी प्रेशर्स लाइक आईसीपी, आईओपी, बीपी। आईसीपी बढ़ता है इसलिए किसी भी पेशेंट जिसको लाइक हाइड्रोसिपेलस हेड इंजरी, इसमें आपको यूज नहीं करना है, आईओपी है मतलब ग्लूकोमा में यूज नहीं करना है, बीपी बढ़ा हुआ है हाइपरटेंशन में यूज नहीं करना है, हाइपरटेंशन, तो इन सिचुएशन में आपको इनको यूज नहीं करना है, अदरवाइज आप इनको किसी भी स्टेट में इजीली क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। हेलुसिनेशन में अकर ड्यू टू द इंक्रीज आईसीपी 2, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, मैं बताया जब हेलुसिनेशन होगा तो आपका एरिया जो स्टिमुलेट होगा वो आईसीपी बढ़ने से, ड्रग की वजह से, ट्यूमर की वजह से या अदर पैथोलॉजिकल स्टेट से ये आपको देखने को मिल सकता है। देखिए आज तो साइकेट्री की बहुत सारी मैंने बता दी टर्म्स आपको, साइकेट्रिक सब्जेक्ट तो आई थिंक बहुत ही इजी वाला सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, इजी नहीं है नहीं, मेरे लिए तो इजी पता नहीं है, नहीं है मुझे नहीं पता है, हाँ, और जब क्वेश्चन आता है तब लगता है बहुत डिफिकल्ट है। सो साइकेट्रिक सब्जेक्ट बेसिकली दो थिंग्स पे डिपेंड होता है, दो थिंग्स के ऊपर, एक तो कॉन्सेप्ट तो हमेशा समझने पड़ेंगे आपको, बट कॉन्सेप्ट के साथ में थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली साइकेट्रिक वर्ड सुनते ही सबको सिर दर्द होने लग जाता है साइकेट्रिक, लेकिन वो इंटरेस्ट जो आप जनरेट करेंगे जब आपको मजा आने लगेगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, तो वो दोनों जरूरी है। और सर जो है इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं आपके सामने, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी बता बता के, और साथ में उसको कॉन्सेप्चुअल भी आपके सामने रखते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तो है? सर के एग्जाम्पल याद है तो वही तो बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल वही याद आएंगे एग्जाम में वहाँ पे, हाँ यही था, कंपनसेशन, अनडूइंग, रैशनलाइजेशन। चलिए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रग इज इटोमिडेट। जैसे हमने इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट के अंदर ईथर के बारे में डिस्कस किया था कि ई फॉर एमेटिक, हाईएस्ट नोजिया एंड वोमिटिंग करने वाली ड्रग इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट में आंसर इज ईथर, एज लाइक इन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट द हाईएस्ट नोजिया एंड वोमिटिंग इंसिडेंस ई फॉर एमेटिक दैट इज इटोमिडेट। तो सबसे ज्यादा नोजिया एंड वोमिटिंग कौन सी ड्रग कराती है आईवी के अंदर, तो आंसर इज इटोमिडेट। बट दिस इज द बेस्ट ड्रग फॉर व्हिच पेशेंट, कार्डियक पेशेंट। जब भी आप कार्डियक पेशेंट के अंदर जाओगे तो सबसे पहली चॉइस आपकी कौन सी होगी, इटोमिडेट फॉर इंडक्शन।
सो इट इज सेडेटिव हिप्नोटिक बट नॉट एनाल्जेसिक। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सेडेशन और हिप्नोसिस करेगी, यानी पर्सन को स्लिप में लेके जाएगी, सो जाएगा, बट आप उसको ऐसे करोगे तो उसको दर्द होगा, फिर भी पेशेंट उठ नहीं पाएगा लेकिन पेन उसको होगा। इसलिए आपको इस ड्रग को देने के लिए साथ में क्या देना पड़ेगा, एनाल्जेसिक। और इसके साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज करते हैं, एनाल्जेसिक कौन सा यूज करेंगे, भूल गए, नाइट्रस ऑक्साइड, याद है? तो एक हम चला देंगे नाइट्रस और एक हम दे देंगे इटोमिडेट। इटोमिडेट से पेशेंट बेहोश हो जाएगा और नाइट्रस से पेन कम हो जाएगा। हमने पढ़ा था नाइट्रस में इट्स गुड एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट नाइट्रस दे देगा, साथ में कौन, इटोमिडेट आपका एनेस्थेटिक इफेक्ट लाएगा। द मैक्सिमम पोस्ट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, तो सबसे ज्यादा नोजिया वोमिटिंग कौन करता है, इटोमिडेट आईवी के अंदर। और इसी वजह से आपको प्री मेडिकेशन में क्या देना है, प्री मेड विद एंटी एमेटिक ड्रग, एंटी एमेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन्डेंसेट्रॉन। हाँ, ऑन्डेंसेट्रॉन कोई जानता नहीं है, लेकिन अगर मैं एमसेट बोलूं यहाँ पे तो सबको लगता है उल्टी को रोकने वाली ड्रग एमसेट होती है। सो एमसेट इज अ ब्रांड नेम, इट्स लाइक कोलगेट। कोई भी कंपनी का ऑन्डेंसेट्रॉन, सब एमसेट लगा दो, एमसेट लगा दो, एमसेट लगा दो, और कोई नहीं जानता दूसरा, सब एमसेट लगा दो, नहीं जानते? वेरी गुड, जानना यही है, इसको नहीं जानना है। If ondansetron is not effective, then we will go for MCP. MCP को भी कोई नहीं जानता, सब कौन जानते हैं? जब पेरिनोम कोई बोलेगा तो आपको सब बता दोगे, पेरिनोम, हाँ पेरिनोम सब जानते हैं। MCP पता नहीं ये क्या होती है। So MCP is the metachlorpromide, metachlorpromide, it's a D2 receptor agonist, और ये CTZ सेंटर को ब्लॉक करने वाली ड्रग, ये CTZ को ब्लॉक कर देती है, CTZ ब्लॉकर, और ये MCP करती है आपके D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट, मोस्ट कार्डियो स्टेबल ड्रग। जब भी आपको कार्डियक पेशेंट के अंदर, जिन पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है और आपको एनेस्थेटिक ड्रग देनी है, तो बेस्ट ड्रग कौन सी है हमारे पास, द आंसर इज द इटोमिडेट, व्हिच इज द बेस्ट वन। सबसे ज्यादा बेस्ट हम यूज करते हैं वो आपका है इटोमिडेट। सो ये हो गया, वो करें, वो करें। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इटोमिडेट। तो यहाँ पे सेम ये प्रोपोफॉल की तरह वर्क करता है। सो इट एक्टिवेट द क्लोराइड चैनल ऑफ गाबा रिसेप्टर, thus एनहांसिंग द इनहिबिटरी सिनेप्टिक एक्शन। तो गाबा को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द गाबा। स्टिमुलेशन ऑफ गाबा, किसमें देते हैं, नहीं ब्रेडिकार्डिया नहीं करती है, हार्ट के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। वी आर डूइंग ईसीटी एवरी डे 10 to 20 ईसीटीज पर डे एंड वी आर ऑलवेज प्रिफर ग्लाइकोपाइलेट फर्स्ट। इसका पूरा मैकेनिज्म यही है, एट्रोपिन हार्ट रेट बढ़ाता है लेकिन ये हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करता है, सिर्फ ऑल सिक्रेशंस को डिक्रीज। हाँ जी, क्या प्रोपोल देते नहीं है, क्या लिखा है, मे बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म एंड हाइपरटेंसिव रेस्पॉन्स टू इंट्यूबेशन और एक्सट्यूबेशन। जब हम इंट्यूबेट या एक्सट्यूबेट करते हैं उस टाइम सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होने से बीपी बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, प्रोपोल, ताकि विजुअलाइजेशन करेगा और बीपी कम हो जाएगा। यस, केटामाइन को किसने बोला, केटामाइन का विटामिन के नहीं है, स्ट्रीट नेम ऐसा कुछ नहीं है केटामाइन का। सम पर्सन यूजेस दिस एज एन दिस अब्यूजिंग, कुछ लोग इसको जो है अब्यूज करने के लिए यूज करते हैं, नशा करने के लिए। तो दैट इज विटामिन के, मतलब के मींस केटामाइन ओनली, नथिंग एल्स। सो इफ यू आर गोइंग टू समवन एंड आस्किंग कि विटामिन दिस केटामाइन दे दो, तो कोई भी केटामाइन नहीं देगा, पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप जाएंगे और बोलेंगे विटामिन के दे दो, तो यू नो कि व्हाट इज विटामिन के एंड द सेलर नो व्हाट इज विटामिन के। विटामिन के इज द बेसिक थिंग जो नॉर्मल पर्सन यूज करता है, लेकिन उस पर्सन के लिए नॉर्मल थिंग क्या है, केटामाइन चाहिए उसको, तो वो नाम रखा। तो किसी को पता चलेगा विटामिन के लेना आया, नॉर्मल लेना है, लेकिन आप तो क्या लेना है, समझ गए ना, वैसे इसलिए वो रखा गया। सही, बहुत सारी ड्रग्स के स्ट्रीट नेम होते हैं जो ऐसे रखे जाते हैं, कभी भी कॉमनली नेम नहीं बोला जाता है। यस, क्लियर है? लाइक ये बोल रहे हैं सर ने बताया था केटामाइन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन के। स्ट्रीट नेम क्या बोलते हैं, विटामिन के। तो स्ट्रीट नेम कुछ नहीं होता है, स्ट्रीट नेम किसी का कुछ भी रखा जा सकता है, वो बस कोड वर्ड होता है जो पता होता है। सिर्फ क्या होता है, कोड वर्ड होता है जो पता होता है, और आपको उस कोड वर्ड को बोलना है, अगला वाला जिसको पता है, उससे फिल्म होता है ना कि हमारा ये कोड वर्ड रहेगा, वो कोड वर्ड उसी को पता होगा जिसको मिशन में रखा गया, बाकी को पता नहीं होगा। जैसे मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल आपको दिया होगा कि मैं कहीं जा रहा था और वहां पे बोर्ड लगा था, ऐसे उस दिन आपको भूल गया होगा आप, तो बोर्ड पे क्या लिखा है, दुकान इधर है, और एक ऐसे एरो लगा रखा। सो अगर ये बोर्ड कहीं पे लगा हुआ है तो जिस पर्सन को जानना है वो इजीली इसको समझ जाएगा कि दुकान इधर है। अब दुकान तो पता नहीं कितनी दुकान होती है, बट इसको देख के लोग समझ जाते हैं कि किसकी दुकान है, इट इज द शॉप ऑफ अल्कोहल। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने पहले रूल लिखा था कि जो दुकान के ऊपर नाम लिखा होता है वो नाम लिखना अलाउड नहीं है, अब नाम हटाने पड़ेंगे, कुछ नाम नहीं लिखना है। तो फिर उन्होंने क्या तरीका लगाया कि हम नाम नहीं लिख रहे, हमने रोड पे बोर्ड लगा दिया, रोड से हमेशा 500 मीटर अंदर होनी चाहिए दुकान, तो रोड पे बोर्ड लगा दिया, लिख दिया दुकान इधर है, और सबको पता है कौन सी दुकान, इवन उनको भी पता है जो गवर्नमेंट है या सब है कि दुकान किसकी है, बट वो इस पे क्लेम कैसे कर सकते हैं कि अल्कोहल लिखा हुआ क्या। तो ये क्या है, इट्स अ स्ट्रीट कोड वर्ड है कि दुकान इधर है, सब वहां भीड़ पड़ी है, देखो क्यों, उनको पता है दुकान इधर है। सो कोड वर्ड कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, the next is uses dose and route. So it is always given intravenously as like etomidate. This drug is also a highly osmolar drug, as not etomidate propofol की तरह etomidate भी क्या है, highly osmolar drug है, इसकी osmolarity लगभग 4600 मिली osmol होती है।
4600, ब्लड की नॉर्मल कितनी है लगभग 300, और इसकी कितनी ऑस्मोलिटी है 4600, बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से अगर इसको आईएम लगा दिया तो फिर मैंने एग्जांपल दिया था, आदमी आपको क्या निकालेगा, गालियां और फिर ऐसे ट्यूमर के साथ रहेगा। तो इसीलिए आपको उससे बचने के लिए पेशेंट को आईएम या किसी भी अदर रूट से नहीं देना है। एनास्थेटिक डोज इंजेक्शन के लिए तो 0.3 mg पर केजी, ऑनसेट मोर क्विकर देन इटोमिडेट और कीटामाइन, दोनों से ही जल्दी है आपको क्या देगा, इफेक्ट देगा। पता नहीं, ये मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहे, अब आप लोग बातें कर रहे हो, ये बोल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। जब से पंखे चले तब से साउंड साउंड हो जाती रहती है। ये भी नहीं चल रहा है क्या, चल रहा है नहीं? इतने बड़े हॉल में क्या काम करेगा बेचारा, आप लोग थोड़ी थोड़ी सब खींचोगे तो भी खत्म हो जाएगी, यहाँ तक आएगी। मेटाबॉलिज्म करें लीवर एंड एक्सेशन बाय किडनी। इतने बड़े हॉल में एक एसी लगाना कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है? व्हाट? इतने बड़े हॉल के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं और इसमें इतनी सी एक एसी लगा दी, व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय द डायरेक्टर? क्या कोई डिफेंस मैकेनिज्म है? यस, रिएक्शन इन्फॉर्मेशन, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ओके, और सिंपलीफाइड करता हूं कि आपको पता है कि एक इतनी सी एक एसी से इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उनको कूल ये नहीं कर सकती है, लेकिन एसी लगने की वजह से ये भाई साहब क्या सोचेंगे कि अब मेरे लिए ठीक है, सबके लिए बात कर रहे हैं, और टीचर्स के भी पसीने छूटे, 2-4 दिन रुक जाओ अभी, बाद में पहले पूरे टीचर ज्यादा होंगे आपसे तो। सो दिस इज नॉन एज व्हिच टाइप ऑफ प्रिंसिपल, व्हिच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, तो दिस इज नॉन एज इट्स लाइक, ओके एक और एग्जांपल देता हूं, आईक्यू, जिसको हम बोलते हैं आईक्यू वाला क्वेश्चन का, लाइक डायबिटिक पर्सन जिसको डायबिटीज हो रही है, who is giving lectures on diabetes mellitus, and during lecture he is eating रसगुल्ला गुलाब जामुन, लेक्चर दे रहा है, खा क्या रहा है, रसगुल्ले खा रहा है, मिठाई खा रहा है, और आपको क्या पढ़ा रहा है, डायबिटीज, और उसको हो क्या रखा है, डायबिटीज। व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय दैट पर्सन? ये तो नोट सेट का क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बोला है, क्वेश्चन आया हुआ है, डायबिटिक लेक्चरर इज गिविंग लेक्चर ऑन डायबिटीज विद ईटिंग स्वीट्स, व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय द पर्सन? सो दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। आप सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने माइंड को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर मैं डायबिटीज पे लेक्चर दे रहा हूं विद डायबिटीज मेलिटस, मैं बोलूंगा कि स्वीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे शुगर हो जाता है, और भाई मैं खुद ही डायबिटीज हूं, मतलब मैंने पहले खा के भुगत चुका हूं, पहले पता है मेरे को, माइंड बोलेगा तू खुद तो रुका नहीं, इनको क्या ज्ञान बांट रहा है यहाँ पे, तो फिर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, स्वीट। जब मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ तो मेरा माइंड या मेरा ब्रेन क्या सोचेगा कि ये मिठाई खा सकता, मतलब इसको शुगर नहीं है, और उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं आएगी डायबिटीज के लिए। एसी लगाने का पर्पस क्या है, कूल करना, बट इससे पता है कि कूलिंग नहीं होगा, बट माइंड को क्या लगेगा, एसी लगी मतलब अब ठंडा हो जाएगा, 2 घंटे में तो ठंडा हो जाएगा, और तब तक 2 घंटे हो गए मैं नीचे चला जाऊंगा, भले ये ठंडा करे या ना करे, पर उसके भरोसे में जिंदा रह लूंगा, होता है ना, सारा एक पास में बैठा है, उसको भी बहुत डर लग रहा है, इसको भी बहुत लग रहा है, इसको लग रहा है कि वो है मेरे साथ और उसको लग रहा है कि ये है मेरे साथ, और उससे पूरी रात निकल जाती है, और दोनों डर डर के बैठे थे, बीच में एक रस्सी पड़ी, उसको सांप समझ के, सुबह पता चला तो रस्सी थी, बट उनकी रात निकल गई दोनों की, और नहीं निकलती तो डर से वो मर भी जाते हैं, बहुत बार हो जाता है ऐसा, डर से आदमी मर जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये एक टाइप का इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, आपको बोलते कल पूरा नर्सिंग पढ़ के आना है, आधे बेहोश हो जाएंगे नर्सिंग कल एक दिन में, नहीं होगा, रहने दो सर, हमारे बस का काम। लेकिन आप अपने माइंड को क्या बनाओ, भाई मैं पढ़ के आऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, जो होगा देखेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप भली नर्सिंग मत पढ़ो, पर वो पढ़ लोगे जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, और आप सेलेक्ट होकर एग्जाम में पास कर लोगे, और जो सोच लेंगे नहीं मेरे से नहीं हो सकता, छोड़ो इसको, तो वो नहीं कर पाएंगे आगे भी, समझ रहे? रिएक्शन फॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट, लाइक सास बहुत होता है, सो यू नो वेरी वेल। चलिए आगे नेक्स्ट, मैं ज्यादा एग्जांपल दूंगा तो फिर पता नहीं मेरे ऊपर आ जाएंगे सारी, सास बहु आ जाएगी। साइकियाट्री में मेरे 2 ही 3 फेवरेट कैरेक्टर्स थे, एक मैं खुद, एक सास, एक हस्बैंड और एक वाइफ, मोस्टली ये 4 ही कैरेक्टर में मैं एग्जांपल देता था, और उसकी वजह से बहुत क्रिटिसाइज करते थे, सर आपके पास ये 4 ही है और कोई है ही नहीं, तो वही होता है पात्र जिन पे बन सकते हैं कुछ चुटकुले या कुछ कैरेक्टर्स। चलिए हम आगे, सीएनएस सेम आएगा, जो प्रोटोकॉल का इफेक्ट था वो यहां पे रहेगा, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन सीवीएस, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद होगा, इट्स द मोस्ट कार्डियो स्टेबल ड्रग, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट इसका नहीं होता है, इवन ये बीपी और हार्ट रेट को कोई भी तरह से उसमें चेंजेस नहीं कराती है, सो बेस्ट ड्रग फॉर कार्डियक पेशेंट। सम टर्म्स आर कंफ्यूजिंग, रामलाल इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्लियर? सो वेरी सून फंडामेंटल जो है सर कंप्लीट कर देंगे इस महीने के एंड से पहले, और हम तो कर ही देंगे, 2-4 दिन में पूरा कर ही देंगे, आप आओगे उसके बाद। और बाकी क्या बचा है, कम्युनिटी, कम्युनिटी चल रही थी ना, अली सर कम्युनिटी पढ़ा रहे थे, तो सर से मैंने बात करी, और सर आई थिंक अब जब भी नेक्स्ट उनका आपके आने के बाद ऑफ होगा तो सर बड़ी क्लास लेंगे, और उन्होंने बोला मैं 2 बड़ी क्लास लूंगा तब तक कम्युनिटी पूरी हो जाएगी, मुझे 8 क्लास चाहिए, तो मैंने बोला 8-8 घंटे 2 क्लास ले लो, 16 घंटे यानी 8 क्लास हो गई, और आपका कम्युनिटी भी वो पूरा करा, हम वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द कम्युनिटी बिफोर नॉट सेट, बिकॉज ये अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, कार्डिक भी सर कंप्लीट कर देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो भी, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है तो ये, और अगर टाइम बचता है तो मैं फार्मा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा बिफोर नॉट सेट, पूरा तो नहीं पर जितना हो सकता है उतना बात करें, ठीक है? नेक्स्ट, और ये जितने भी ड्रग्स की जो बातें हम कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा किसमें, फार्माकोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जब हम बात करें तो
इट इज नॉट नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियक सिस्टम पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है। रेस्पिरेटरी में भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये आपकी बॉडी में सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट लेके आता है। बट जीआईटी के अंदर कॉम्प्लिकेशन करके एस्पिरेशन करा सकता है, और वो है हाईएस्ट nausea and vomiting. So the use of etomidate is associated with increased incidence of post-operative nausea and vomiting. Highest incident in IV drugs तो आंसर होगा etomidate। और इसीलिए etomidate के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है? एंटी एमेटिक ड्रग्स। क्या है भैया? लिख लिया? चिपकना है सबको इन पे। आप लोग सब लेके आओ इधर, फर्स्ट टाइम इनको हटा देंगे, पुराने वालों को सबको नए लगा देंगे। ठीक है? किसका लगाना है? इनका? हाँ लगेगा लगेगा, सबका लगेगा। इंतजार सबका खत्म होगा, कुछ ही देर की बात है। हाँ जी, सीआरई का रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आएगा। अगला वीक है ना, आज क्या है? थर्सडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे वेडनेसडे। सो अगले वीक में, जो नेक्स्ट वीक है उस वीक में आ जाएगा सीआरई का रिजल्ट। और आप में से आधे उसमें नर्सिंग ऑफिसर बन के आप लोग चले जाओगे, हैं? नहीं जाओगे? ट्यूसडे का पेपर तो कराया था ना उस टाइम, उस जब एचआईवी का पेपर जो सर बोले थे अभी 2 दिन पहले की पेपर हुआ था। अभी उस दिन हम आए थे ना, किसका क्या था उस दिन? हाँ, जब सर ने बड़ी क्लास ली थी, अशोक सर ने बड़ी क्लास ली थी ना, उस दिन हनुमान सर ने बोला था कि एक पेपर आया था, जो किसी एमसी स्टूडेंट ने बोला था कि ये पेपर में पहले दी थी। हाँ, तो वो 3 साल पहले का पेपर नहीं था, वो आपके 1 महीने पहले वाला ही आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम का पेपर जो हमने किया था वही था पेपर, जिसका फोटो उसने भेजा था। वैसे ही क्वेश्चंस आपने दिए एग्जाम में आए थे, नहीं आए थे? पर आप लोग भूल जाते हो ना, आपको इतना याद कर रहे थे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इटोमिडेट, नोजिया वोमिटिंग तो है इसका। Injections of etomidate causes pain on injection. Why? Because it is having highest, we can say very high osmotic, इसका जो osmolarity है, incidence 4600 milliosmol per liter. So incidence of thrombophlebitis. What is thrombophlebitis? Inflammation of vein with thrombus formation. That is thrombophlebitis is high due to venous irritation as etomidate solution is highly osmolar. Osmolarity is 4600 milliosmol per liter. Okay, और ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये भी कौन से ग्रुप में आता है? व्हाइट मिल्की ड्रग, याद है पहले नंबर पे बताई थी मैंने प्रोपोल के साथ में। और ये किसमें अवेलेबल होता है? ओनली एम्प्यूल के अंदर अवेलेबल होता है, इसका ऑयल नहीं होता है। इट कैन कॉज सप्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स सप्रेस हो जाएगा तो जो आपके वेरियस हार्मोन्स जो फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पांसिबल होता है, कोर्टिसोल हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो बनाता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, वो नहीं बनेंगे। और उस कंडीशन में पर्सन के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोस्ट ऑप में? जो स्ट्रेस के अंदर फाइट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो सकती है? स्ट्रेस फाइट, फाइट एंड फ्लाइट की रिस्पांसिबिलिटी होती है ना एड्रिनल ग्लैंड की, नहीं होती है? आप लोगों को सब कुछ एग्जांपल के साथ देना पड़ता है। स्ट्रेस फाइट एबिलिटी, एबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अरे वो कुत्ते वाला कुत्ता नहीं सा जानते हो आप लोग? कुत्ता या फिर कुछ भी, आप भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, अब आपने लास्ट एंड पे आके गिर पड़े नीचे कि अब तो मेरे से उठा भी नहीं जाएगा, और जैसे गिरे आंख खुली तो पता चला सांप के ऊपर गिरे पड़े, और उसके बाद आप पहले से डबल स्पीड से भागना स्टार्ट कर दिए। होता है? नहीं होता है? जब सामने मौत दिखती है तो पता नहीं आदमी कुछ भी कर लेगा। और वही एग्जाम को मान लो आपकी ये मौत है, और इसके लिए इतने कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज कराओ कि फाइट करके ही मानना है। तो वो जो एबिलिटी जहां पे आदमी हार जाता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरे से नहीं होगा, फिर सडनली बॉडी में वो फ्यूल आता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड फिर वो वहां पे जो पावर दिखाता है दैट इज फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, जो आपका कौन सी ग्लैंड देता है? एड्रेनल ग्लैंड। तो इस पेशेंट में ये इश्यू हो सकता है कि जब ये ड्रग्स हम यूज करेंगे उसके बाद ये फाइट एंड फ्लाइट का रेस्पॉन्स थोड़ा डाउन हो जाएगा, वो स्ट्रेस से फाइट नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ टाइम तक पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रखना होगा, और इवन अगर रिक्वायर्ड है तो उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी भी थोड़े दिन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नेलिका। द लास्ट ग्रुप और वी कैन से द लास्ट ड्रग जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें वो है आपकी फेंटानिल। जानते हो फेंटा? फेंटा जानते हो? FENTA है फेंटा, सुना है? हाँ, कोका कोला की तरह फेंटा भी आती है ना, वही फेंटा या फेंटानिल वाली फेंटा। तो जैसे फेंटानिल लेने से आदमी को मजा आता है, वैसे ही फेंटा पीने से भी आदमी को क्या होता है? वो जोश आता है उसमें। फेंटानिल इज एन ओपियोइड्स ड्रग, और जब ओपियोइड्स लेते हैं, ओपियोइड्स जानते हो? अफीम, हिंदी में बोलते हैं अफीम, और इधर बोलते हैं अमल। अमल अमल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। अमल जानते हो? अमल, डोडा, चूरा, नहीं सुना? सो जो ये अफीम होती है, इट्स अ टाइप ऑफ विलेजर्स चॉइस, ऑफिसर्स चॉइस नहीं है, विलेजर्स चॉइस है। गांव के लोगों की पहली चॉइस अफीम, उनको थोड़ी सी अफीम दे दो, पूरे दिन भर काम करेंगे, थकते नहीं है उसके बाद। सो इस अफीम की बात कर रहे हैं, और ये एरिया, दिस एरिया इज वेरी वेरी एडिक्टेड फॉर मॉर्फिन और अफीम, तो उसी की बात करते हैं। फेंटानिल इट्स अ टाइप ऑफ ऑपियोइड्स एनाल्जेसिक। ऑपियोइड्स एनाल्जेसिक का रेस्पिरेटरी, सॉरी सीएनएस पे क्या इंपैक्ट होता है? इट्स द सीएनएस रिप्रेजेंट, और सीएनएस रिप्रेजेंट में भी अगर हम बात करें तो मोस्टली एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी रिप्रेजेंट। और इसी वजह से जब आप पेशेंट को मॉर्फिन या फेंटानिल का या ऑपियोइड्स का ड्रग देते हैं, एज ए नर्स फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटीज मॉनिटर रेस्पिरेशन। पेशेंट का रेस्पिरेशन आपको फ्रीक्वेंटली क्या करना है? मॉनिटरिंग करते रहना है, चेक करते रहना है। कभी भी रेस्पिरेशन डाउन हो सकता है और पर्सन को रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है। सो लाइक फेंटानिल इन्फ्यूजन चल रहा है, मॉर्फिन इन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसके साथ में हमेशा हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस रखना है। पर्सन
गेट द ड्रग एक्सेस इन अमाउंट और वी कैन से टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और उसको रिवर्स करने के लिए बेड साइड पे हमेशा क्या तैयार रखना है एंटीडोट दैट इज नैलोक्सोन सुना है सो नैलोक्सोन इज एन एंटीडोट फॉर ओपियोइड्स फेंटानिल मॉर्फिन तो वो हमेशा पेशेंट के बेड साइड पे होना चाहिए जिसको भी आप क्या इन्फ्यूजन चला रहे हैं ओपियोइड्स का इन्फ्यूजन चल रहा है चाहे फेंटानिल हो या मॉर्फिन का इन्फ्यूजन है तो तुरंत बेड साइड पे रखना है नैलोक्सोन और तुरंत लगा देना है अगर ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं हाँ किसको हाँ दे सकते हैं उसका क्विक एक्शन आएगा इंट्रानेजली अगर हम बात करें तो एक्शन क्विक आएगा कंपेयर टू अदर रूट्स जब हम एक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो सिस्टमिक रूट होता है उसमें आईवी सबसे फास्ट होता है लेकिन अगर हम बात करें सारे टोटल ओवरऑल रूट्स में तो वी हैव वन रूट दैट इज इंट्रानेजल रूट इंट्रानेजल इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रूट सबसे फास्ट वर्क कौन करता है इंट्रानेजल जब हम नेजल से देते हैं तभी तो क्लोरोफॉर्म ऐसे लगाते ही पेशेंट बेहोश हो जाता है लेकिन आईवी इंजेक्शन लगाने के बाद उसको 2 मिनट लगेंगे 3 मिनट लगेंगे बेहोश होने में नोज से देने के बाद फास्टेस्ट एक्शन आता है क्योंकि एरोलाई बहुत क्विकली एब्सॉर्ब करके उसको एक्शन में लेके आती है तो इसीलिए आप इसको किसके साथ दे सकते हैं इंट्रानेजल भी दे सकते हैं फास्ट एक्शन के लिए इट इज पोटेंट एनाल्जेसिक देन मॉर्फिन rapid onset and rapid recovery so can be given in day care surgery याद होगा inhalation anesthetic agent में drug of choice in day care surgery D4 day care D4 desflurane याद है as like in IV anesthetic drug the first choice in day care surgery is fentanyl हम fentanyl देके पेशेंट को क्या कर सकते हैं इजीली वहां पे ड्रग्स से सर्जरी करवा सकते हैं तो वी हैव fentanyl we have morphine and recently one more drug is added that is tramadol tramadol is also है ओपियोइड नार्कोटिक के अंदर आता है tramadol भी और इसलिए tramadol आपको नॉर्मली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता है अगर आप जाएंगे किसी tramadol ड्रग मांगेंगे तो आपको कोई नहीं देगा क्योंकि वो भी नार्कोटिक्स में आता है जानते हो आप ओपियोइड्स नार्कोटिक के बारे में as a nurse what is the principle for storage of these narcotics storage so जिन्होंने भी अगर किसी एनएबीएच या जेसीआई प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क किया है तो वहां स्टैंडर्ड को आपने जरूर देखा होगा सो जितने भी नार्कोटिक्स जो ड्रग्स हैं either it is morphine it is fentanyl or other tramadol or any other this hard drug these drugs are kept in a double lock जो आपका रखने का जो भी चेंबर है उसमें 2 लोग होते हैं एंड जो 2 कीज होती है दैट शुड बी विथ 2 डिफरेंट पर्संस ऐसा नहीं 2 लोग लगा के चाबी मेरी जेब में डाल दी दोनों ही मेरे पास तो फिर 2 लोग लगाने का मतलब क्या 2 बार खोलना पड़ेगा इसलिए वो 2 लॉक सिस्टम इसलिए है कि दिस ड्रग्स इज ऑलवेज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ 2 पर्संस हमेशा इन ड्रग को चाहिए आपको निकालनी है तो भी 2 पर्सन किसी को देनी है तो भी 2 पर्सन डिस्कार्ड करनी है तो भी 2 पर्संस रिक्वायर्ड होंगे इसलिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है डबल लॉक प्रिंसिपल जिसमें 2 चाबी होगी एक मेरे पास एक दूसरे के पास अब लॉक कब खुलेगा जब दोनों पर्सन वहां होंगे बाय द वे एक पर्सन कहीं गया तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ड्रग्स नहीं मिलेगी तो इसलिए डबल लॉक सिस्टम हम यूज करते हैं ताकि 2 पर्सन वहां प्रेजेंट रहेगी यस हम दोनों के सामने निकालिए एक होगा तो झूठ बोल सकता है 2 झूठ नहीं बोले इसको डिस्कार्ड करने के लिए भी आपको 2 पर्सन की फ्रंट 2 पर्सन के सामने हम इसको रनिंग वाटर में डिस्कार्ड करते हैं कोई अमाउंट बच जाता है तो एंड फ्यू हॉस्पिटल्स यूज द पॉलिसी ऑफ एम्प्टी एम्प्यूल पॉलिसी आपको अगर ड्रग्स चाहिए नहीं तो फिर वापस एम्प्टी वाला एम्प्यूल लाके जमा कराना पड़ेगा तभी वापस भरा हुआ एम्प्यूल मिलेगा सो ये भी एक सेफ प्रैक्टिस है कि आप घर नहीं ले जाओ कहीं जेब में डाल के पेशेंट को अरेस्ट लगा दिया उसको लेके घर अब आप वापस अगली बार जाओगे तो फिर कहां तो वो आपको एम्प्टी एम्प्यूल्स वहां पे सबमिट करना पड़ेगा तो वो पॉलिसी हम यहाँ पे यूज करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस सो यहाँ पे इट स्टिमुलेट्स द म्यू टाइप ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स म्यू टाइप ऑफ रिसेप्टर कौन से होते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर कितने टाइप होते हैं 3 टाइप कौन कौन से ओपियोइड रिसेप्टर सो ओपियोइड रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स एक तो ये लिखा होता अभी म्यू एक होता है और एक होता है oh sorry so this is the mu this is the अरे इतना तो लिख दिया मैंने अभी भी नहीं बताओगे आप लोग डेल्टा कापा म्यू डेल्टा एंड कापा दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जब भी ये ओपियोइड रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिलता है व्हेन दीज ओपियोइड रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल सप्रेस्ड इनको स्टिमुलेट करने से ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाती है सप्रेस हो जाती है सो फेंटानिल जो है वो प्राइमरी किस पे वर्क करता है म्यू पे बट इनको भी ब्लॉक करता है बट ज्यादा नहीं मेन वर्क किसके ऊपर होता है म्यू टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है जब इनको स्टिमुलेट करेगा तो ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट्स द म्यू टाइप ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया इट आल्सो एक्ट ऑन डेल्टा वी बनाया डेल्टा एंड कापा ओपियोइड रिसेप्टर इन पे भी वर्क करता है बट ज्यादा एक्शन किस पे है आपका म्यू टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पे हो गया वो करें नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास और दिस टॉपिक की लास्ट स्लाइड उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नीडल स्टिक इंजरी एंड एक और टॉपिक क्या बताया था मैंने स्पिल मैनेजमेंट वेरियस स्पिल लाइक ब्लड स्पिल योर मर्करी स्पिल और एनी अदर टाइप ऑफ स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में और कुछ हॉस्पिटल सॉल्यूशंस जो हम बात करेंगे आगे लाइक साइडेक्स हाइपोक्लोराइड्स एंड क्लोरहेक्साडिन एंड अदर सॉल्यूशंस जो हम हॉस्पिटल्स में क्लीनिंग के पर्पस से यूज करते हैं उनके बारे में और फिर बाद में आगे डिस्कस करेंगे और बाकी जो बचे टॉपिक्स तो 4-5 क्लास और लगेगा जिसमें मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा ये हो गया नेक्स्ट यूजेस डोज एंड रूट ऑफ द फेंटानिल सो इट कैन बी गिवन
डोज इट कैन बी गिवन एनी रूट लाइक आईवी, आईएम, इवन ओरल फॉर्म में भी आपकी ओपियोइड टैबलेट्स अवेलेबल होती है एंड पेचेस भी अवेलेबल होते हैं, फेंटानिल पेचेस। एनाल्जेसिया देना है तो 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी आईवी एंड ऑनसेट की बात करें तो 1 to 2 मिनट व्हेन गिवन आईवी। इट इज एलिमिनेटेड बाय लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। फेंटानिल वैसे तो सेफ ड्रग है, सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन कर सकता है अगर ज्यादा डोज दिया तो वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। बट एक और कॉम्प्लिकेशन जो इसके बारे में कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है वो है वुडन चेस्ट सिंड्रोम। सुना है? वुडन चेस्ट सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ड्रग का नाम क्या है? फेंटानिल। द फेंटानिल कैन प्रोड्यूस अ सिंड्रोम व्हिच इज नोन एज वुडन चेस्ट सिंड्रोम। क्या होता है बात करते हैं। एक टर्म मैंने पढ़ा था या उसमें पढ़ रहा था कहीं पे, तो था बर्प मेन्यूर। बर्प मेन्यूर, लाइक पिछली बार एक मेन्यूर आया था, इसका नाम था सेलिक मेन्यूर, अभी आया था लास्ट नोट सेट में। बेसिक मेन्यूर होता है, इसका नाम है बर्प मेन्यूर। व्हाट इज बर्प मेन्यूर? बर्प मेन्यूर इज द condition which is used when glottis is not visualized. Glottis not visualized. जब आपको ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोपी ग्लोटिस विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं बट आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम जैसे हम ईटी ट्यूब डालते टाइम डॉक्टर बोलते हैं कि क्रिकोइड कंप्रेशन करो, जिसको हम सेलिक मेन्यूर बोलते हैं, टू प्रिवेंट द इसोफेजियल इसोफेजियल जो सब्सटेंस है वो बाहर नहीं आए और आपका इसोफेजियल कंप्रेशन हो जाए, उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एस्पिरेशन नहीं हो, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज सेलिक मेन्यूर। सेम जब ग्लोटिस विजुअलाइज नहीं होता तब डॉक्टर बोलते हैं बर्प मेन्यूर परफॉर्म करो। सो बर्प मेन्यूर इज द B4 बैकवर्ड, U4 upward, R4 rightward, P4 प्रेशर। सो अपवर्ड बैकवर्ड राइटवर्ड प्रेशर आपको क्या करना है, जो आपका ग्लोटिस है ये वाला, इसको क्या करना है पहले तो अपवर्ड ऊपर की तरफ, बैकवर्ड एंड देन राइटवर्ड प्रेशर आपको देना है, जिससे क्या होगा जो विजिबल नहीं हो रहा है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स ने कुछ केस है तो उसे इधर किया तो दिख रहा है, ऊपर करने से दिख रहा है, इधर करने से दिख रहा है, वो प्रेशर हम करके देखेंगे। दिस इज नोन एज बर्प मेन्यूर, VURP। चलेंगे नेक्स्ट, ये रहा साइड इफेक्ट। वन साइड इफेक्ट व्हिच यू रिमेंबर दैट इज वुडन चेस्ट सिंड्रोम। वुडन मींस लकड़ी, चेस्ट सिंड्रोम, चेस्ट जो है वो लकड़ी की तरह हो गया। नॉर्मली अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट के अंदर होती है इलास्टिक टिश्यू, इट इज इजीली इन्फ्लेमेबल एंड रिफ्लेटेबल, बट जब आपका चेस्ट कैसा हो जाता है, वुडन चेस्ट सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, लाइक एन हार्ड वुडन, जो हार्ड वुड होती है उसी तरह हो जाता है, और वो चेस्ट पूरा इन्फ्लेट कर पाता है ना, डिफ्लेट कर पाता है। ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, वुडन चेस्ट सिंड्रोम। जो कौन दिखा सकता है आपको ड्रग्स देने से, तो रैपिड इंजेक्शंस ऑफ हाई डोजेस को सिग्निफिकेंट मसल रिजिडिटी एंड चेस्ट टाइटनेस ड्यूरिंग इंजेक्शन नॉन एज वुडन चेस्ट सिंड्रोम। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको ड्रग को रैपिडली पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करनी है, स्लोली स्लोली देनी है, सो ये सिंड्रोम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दिस इज द रैपिड चेस्ट सिंड्रोम, रैपिड इंजेक्शंस लीड टू वुडन चेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, सो वुडन चेस्ट सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ड्रग? आंसर इज द फेंटानिल। क्यों करेगा तो हाई डोज विद रैपिड इंजेक्शंस, हाई डोजेस विद रैपिड इंजेक्शंस लीड टू दिस कंडीशन। मूव करें, लिख लिया वुडन चेस्ट सिंड्रोम। तो यहाँ पे एनेस्थीसिया जो है वो कंप्लीट नहीं होता, एक और बच गया। द लास्ट opioid analgesic drug, so obviously we will discuss in next class। आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, अगली जो क्लास हम पढ़ेंगे वहां पे हम बात करेंगे मॉर्फिन के बारे में। सो हाजी किसने पढ़ाया, कौन से सर? अच्छा पढ़ा दिया, वेरी गुड, फिर तो मेरे को नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आई विल आस्क 2-3 क्वेश्चंस अबाउट द मॉर्फिन, इफ यू गिव द आंसर आई विल नॉट टीच यू, इफ यू नॉट गिव द आंसर आई विल टीच यू, डोंट वरी। यस, ओके, थैंक यू।